फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, इसको एक्सप्लेन करने में क्लासिकल मैकेनिक्स क्यों फेल हो जाती है, और फिर कैसे इसको अल्बर्ट आइंस्टाइन ने मैक्स प्लैंक की प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को इस्तेमाल करते हुए एक्सप्लेन किया। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई पहली चीज़ तो मैं आपको ये याद दिलवाता हूँ कि हमने जो पिछले लेक्चर में पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि भाई क्लासिकल मैकेनिक्स 4 फिनोमेना को एक्सप्लेन करने में प्राइमरीली फेल होती है। उसमें आपका भाई पहला था ब्लैक बॉडी रेडिएशन, दूसरा था आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तीसरा आपका था हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स और चौथा आपका था स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। ओके, तो पहले हम तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि भाई ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या था, क्लासिकल मैकेनिक्स उसको एक्सप्लेन करने में क्यों फेल हुई, कैसे फेल हुई, और फिर कैसे उसको प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने एक्सप्लेन किया। तो सिमिलरली आज हम पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कि भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में क्लासिकल मैकेनिक्स कैसे फेल होती है, और फिर कैसे इसको मैक्स प्लैंक की जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी थी उसको यूटिलाइज करते हुए अल्बर्ट आइंस्टाइन इसको सॉल्व करते हैं। ओके, लेकिन इससे पहले भाई हम इसके बारे में बात करें, हम एक बारी पहले तो एक फौरी आइडिया इस चीज़ का ले लेते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। ओके, तो पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या होती है इसकी? द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में सिंपली बी डिफाइंड एज द इंस्टेंटेनियस एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए मेटल सरफेस व्हेन इट इज स्ट्राइक बाय द रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इक्वल टू और ग्रेटर देन ए पर्टिकुलर वैल्यू, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका अगर मैं हिंदी में अनुवाद करता हूँ तो ये होएगा कि भाई जब आप किसी मेटल सरफेस को एक ख़ास फ्रीक्वेंसी के बराबर या उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन से स्ट्राइक करते हो तो उसमें से इलेक्ट्रॉन बिल्कुल उसी बिना कोई देर के निकल जाते हैं। इंस्टेंटेनियस का मतलब ये है कि रेडिएशन पड़ती है और उसमें फिर कोई भाई इंटरवल, कोई टाइम लैग नहीं होता। समझे बात? रेडिएशन गिरते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो इंस्टेंटेनियस एमिशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, तो इसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यहाँ पर आपको भी नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये वो इंसिडेंट रेडिएशन है और ये भाई निकलने वाला है फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये भैया आपकी मेटल सरफेस है। इसका अगर मैं आपको थोड़ा बेटर ग्राफिक आपको दिखाना चाहूँ तो ये हो जाएगा। समझे मेरी बात? ये भैया आपका ये आपकी मेटल सरफेस है, यहाँ से आती है रेडिएशन और ये क्या एमिट होने लग रहे हैं, और ये एमिट होने लग रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ये जो इफेक्ट था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसको एक्सप्लेन किया था अच्छी तरीके से, इसको एक्सप्लेन किया था अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 के अंदर, 1905 के अंदर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसको भी एक्सप्लेन किया था। उन्होंने इसका एक रैशनल, एक वैलिड एक्सप्लेनेशन दिया था कि भाई ऐसा इसका रीज़न क्या होता होगा। ओके, और फिर बाद में उसको भाई जो क्या बोलते हैं मिलिकन थे, उन्होंने उसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई भी किया था, जो अल्बर्ट आइंस्टाइन का जो थ्योरेटिकल मॉडल था उसको। ठीक है, तो भाई अब हम एक काम करते हैं, अब हम देखते हैं इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब इसके अंदर क्या होगा भाई, हम ये देखेंगे कि क्योंकि एकदम से तो भाई प्रॉब्लम आई नहीं, समझे मेरी बात? एकदम से तो भाई दुनिया को पता लगा नहीं कि भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। शुरुआत में भाई कैसे मालूम हुआ इसके बारे में, और फिर कैसे स्टेप टू स्टेप हर एक जो भाई साइंटिफिक स्टेप था, हर एक जो वैज्ञानिक जो भाई स्टेप था, ठीक है, उसके साथ हमको इसके बारे में ज़्यादा और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल होती चली गई। ओके, तो सबसे पहला जो स्टेप था वो लिया था हेनरिक हर्ट्ज़ ने। तो हम पहले इसी की बात करेंगे। अब आपने भाई पढ़ा होगा 1865 के अंदर जो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल थे, उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है वो वेव होती है, वो लहर होती है, ना कि पार्टिकल। ओके, और उनकी थ्योरी के बेसिस पे ये बात भाई, और क्योंकि सारी वेव्स क्या होती हैं कॉन्टिन्यूअस, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी क्या होगी फिर कॉन्टिन्यूअस। ओके, और क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी होती है, तो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन और एमिशन भी क्या होगा कॉन्टिन्यूअस। तो ये भाई 1865 में जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने अपनी जो थ्योरी थी उसके बारे में बात थी। लेकिन इस थ्योरी का जो एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन था, जो इसके लिए एक्सपेरिमेंटल बेस ग्राउंड थी, वो किसने प्रोवाइड की थी? वो 1886 में एक वैज्ञानिक थे
जिनका नाम था हेनरिक हर्ट्ज। ठीक है, ये एक जर्मन फिजिसिस्ट थे। 1886 में उन्होंने अपना एक फेमस एक्सपेरिमेंट किया जिसको हम हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। आपने इसका नाम भी सुना भी होगा, आपने अपनी छोटी क्लासेस में इसके बारे में पढ़ा भी होगा, आपकी वही जो 11th है 12th है। ठीक है, तो मैक्सवेल की थ्योरी ये बोलती है ना कि भाई जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स हैं वो क्या तैयार करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो हेनरिक हर्ट्ज ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने यहाँ पर ये एक इंडक्शन कॉइल है और यहाँ पर ये दोनों जो भाई क्या बोलते हैं, ये वायर से एक मेटेलिक स्फीयर यहाँ पर है, दूसरी वायर से भी एक मेटेलिक स्फीयर यहाँ पर, और इनके बीच में कुछ गैप होता है। ठीक है, तो जब इंडक्शन कॉइल से आपने भाई इसमें अल्टरनेटिंग करंट पास किया, अल्टरनेटिंग करंट आपने भाई जनरेट किया, तो यहाँ से एक स्पार्क क्रिएट होता है, यहाँ पर एक स्पार्क क्रिएट होता है। वो स्पार्क क्यों क्रिएट होता है? क्योंकि भाई करंट इस एयर के थ्रू ट्रैवल करता है, ये जो एयर होती है इसके बीच की, इसमें से करंट पास करता है, आपको पता भी होगा। ठीक है, तो और जब यहाँ पर, और क्योंकि ये करंट भाई अल्टरनेटिंग करंट ने प्रोड्यूस किया है, ओके, तो यहाँ से फिर क्या एमिट होती हैं, यहाँ से एमिट होती है इसका फिलहाल जो जनरेशन है वो कैसे होता है भाई वेव्स का, वो आपको आगे पढ़ाया जाएगा नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर। लेकिन आप यहाँ पर ये बात ध्यान रखें कि जब आपने इस ट्रांसमीटर कॉइल से, जब आपने इंडक्शन कॉइल के थ्रू ट्रांसमीटर में से भाई ट्रांसमीटर से करंट पास किया, अल्टरनेटिंग करंट, तो यहाँ से एमिट होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो भाई रेडियो वेव्स यहाँ से एमिट होती हैं, ओके। लेकिन जो स्पार्क यहाँ पर बनता है करंट के पास होने की वजह से, यहाँ पर जो स्पार्क बनता है उससे यूवी रेडिएशन भी बनती हैं, यानी कि यहाँ से निकलेंगी यूवी और रेडियो वेव्स। और जब ये यूवी और रेडियो वेव्स ट्रैवल करती हैं बिल्कुल सामने, तो यहाँ पर ये है एक रिसीवर, ये भी भाई एक वायर है, और यहाँ पर ये दो एंड पे दो छोटे मेटेलिक स्फीयर हैं, ओके। तो फिर आपको पता होगा भाई कि जब यहाँ पर ये ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स यहाँ पहुँचेंगे, तो आप ये बताएं कि अगर अल्टरनेटिंग करंट से आप ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स जनरेट कर सकते हो, तो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से आप क्या जनरेट कर सकते हो? करंट। ठीक है, तो जब ये ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स भी यहाँ से यहाँ पहुँचे, तो इसके अंदर फिर क्या जनरेट होता है? अल्टरनेटिंग करंट इसके अंदर भी जनरेट होता है, और वो स्पार्क यहाँ पर क्रिएट होता है। ठीक है, तो ये भैया आपने भाई पढ़ा है, ये हर्ट्ज का फेमस एक्सपेरिमेंट है, जिसमें यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एमिट होती हैं, जिनको फिर हम यहाँ पर रिसीव कर लेते हैं। इसको हम बोलते हैं ट्रांसमीटर, इसको हम बोलते हैं रिसीवर। और इसका इसी सिस्टम को आप, जो आपका भाई रेडियो सिस्टम होता है, रेडियो के अंदर आप भाई यही टेक्नोलॉजी आप इस्तेमाल करते हो, ये आपको पता है। ठीक है, तो ये जो स्पार्क था ये काफ़ी ब्राइट स्पार्क था, लेकिन इस स्पार्क को देखने के लिए भाई, इसको थोड़ा अच्छे से देखने के लिए हेनरिक हर्ट्ज के दिमाग में ये था कि क्यों ना इसको मैं भाई थोड़ा एक क्या बोलते हैं, इसको हम डार्क में इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया जाए। ठीक है, तो जब उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को डार्क में कंडक्ट किया, तो जो लाइट थी, वो जो स्पार्क था, उसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी कम हो जाती है। समझे मेरी बात? जो स्पार्क है उसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी कम हो जाती है। या फिर आप एक काम करो कि ये जो भाई रेडिएशन यहाँ से यहाँ पर चलती हैं, ये जो वेव्स यहाँ से यहाँ पर चलती हैं, ठीक है, इसके बीच में आप एक ग्लास की प्लेट रख दें। ये ग्लास की प्लेट क्या करती है, ये यूवी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। आप कहोगे भाई यूवी रेडिएशन से तो वहाँ पर करंट भी नहीं बनता, तो इनका वहाँ पर क्या फ़ायदा होना है? तो आप खुद सोचें, आपने जब यूवी रेडिएशंस को यहाँ से ब्लॉक कर दिया, तो यहाँ पर जो स्पार्क था वो डिम हो जाता है। ये बड़ी अजीब बात नहीं है कि यहाँ पर स्पार्क ब्राइट है, जब रेडियो वेव्स के साथ साथ अल्ट्रावायलेट रेज भी पहुँचती हैं, और जब अल्ट्रावायलेट रेज को आपने रोक दिया, तो यहाँ से सिर्फ रेडियो वेव्स पहुँच पाएंगी, और स्पार्क की जो ब्राइटनेस है, स्पार्क की जो पावर है, वो यहाँ पर कम पड़ जाती है। तो हेनरिक हर्ट्ज इस बात को नहीं समझ पाए कि ऐसा क्यों होता है। और ये भी बात आपको पता है भाई, ये जो वेव्स यहाँ से यहाँ पर ट्रैवल करती थी, ठीक है, ट्रांसमीटर से रिसीवर, ये वेव्स, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ठीक है, और ये वेव्स ही हैं, क्योंकि इन्होंने जो भाई रिफ्लेक्शन है, उन्होंने वो चीज़ें भी की थी। फॉर एग्जांपल, अगर मान लिया उन्होंने भाई ट्रांसमीटर यहाँ पर लगा दिया, ठीक है, रिसीवर, मान लिया उन्होंने ट्रांसमीटर यहाँ पर लगा दिया, रिसीवर यहाँ पर लगा दिया, और जहाँ पर कैमरा है, ठीक है भाई, बिल्कुल सामने उन्होंने लगा दिया एक मेटेलिक सरफेस, एक रिफ्लेक्टर। तो ट्रांसमीटर से उन्होंने सीधे
रिसीवर की तरफ वेव्स नहीं भेजी, उन्होंने वेव्स भेजी पहले मेटेलिक प्लेट की तरफ, फिर मेटेलिक प्लेट से वेव्स कहाँ पर आई, रिसीवर की तरफ, ठीक है, तब भी स्पार्क हमको मिलता है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये भी है क्या, ये पक्की बात, वेव, ठीक है। लेकिन यहाँ पर समझने की बात ये है कि यहाँ पर स्पार्क ब्राइट और जो यूवी है, यूवी से आप यहाँ पर आपने इसमें से कोई क्या बोलते हैं अल्ट्रावायलेट फ्रीक्वेंसी का आपने कोई भाई इसमें करंट पास नहीं किया, आपने रेडियो फ्रीक्वेंसी आपने इसमें भी करंट पास किया। तो रेडियो वेव्स के साथ साथ अल्ट्रावायलेट रोशनी जब यहाँ तक पहुँचती तो यहाँ पर मिलता है आपको ब्राइट स्पार्क, यहाँ पर आपको मिलता है डिम स्पार्क, ठीक है। तो हर्ट्ज के पास इसका कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं था। उसके बाद भाई हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप कब होता है। तो ये हर्ट्ज का जो एक्सपेरिमेंट था कि भाई अल्ट्रावायलेट रोशनी अगर पहुंचती है रिसीवर तक तो स्पार्क ब्राइट है, नहीं पहुंचती है तो स्पार्क डिम है। तो इसके बाद तो उनके पास इसका कोई भाई एक्सप्लेनेशन था नहीं। तो हेनरिक हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट के 2 साल बाद ही 1888 में एक जर्मन फिजिसिस्ट थे विल्हेम हालवाक्स, ठीक है। जो हालवाक्स थे उन्होंने एक दूसरा एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने ये पाया कि जब वो किसी मेटल सरफेस को स्ट्राइक करते हैं यूवी से, तो वो मेटल सरफेस अगर नेगेटिवली चार्ज्ड है तो उसका नेगेटिव चार्ज या तो कम हो जाएगा या वो न्यूट्रल हो जाएगी। और अगर न्यूट्रल मेटल सरफेस को स्ट्राइक करते हैं तो न्यूट्रल मेटल सरफेस हो जाएगी पॉजिटिवली चार्ज्ड। और अगर पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटल सरफेस को आप स्ट्राइक करते हो तो वो मोर पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। हालवाक ने भी ये देखा। तो उनका जो एक्सपेरिमेंट था उसका मैंने आपको एक जनरल सेटअप यहाँ पर आपको दिखा रखा भाई, आपको नजर आ रहा होगा। तो वो यहाँ से आती यूवी रेडिएशन, ये भाई ज़मीन के ऊपर, ये ग्राउंड के ऊपर, ठीक है। ये है इंसुलेटर, और इंसुलेटर के अंदर भाई यहाँ पर आपने क्या सेट कर रखी है कि जिंक की प्लेट, जिंक प्लेट है यहाँ पर भाई, ये बिल्कुल पॉलिश्ड, ठीक है। और यहाँ से एक वायर के ज़रिए, एक कंडक्टिंग वायर के ज़रिए आपने भाई ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में ये भी कंडक्टर है, कंडक्टिंग रोड है, और ये 2 भाई सोने की पत्ती हैं। अब ये आपको भैया आपने थोड़ा बहुत गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा अगर ये जो पत्ती है इनके ऊपर चार्ज ज़्यादा होगा तो ये आपस में रिपेल करेंगी ज़्यादा और ये ऐसे दूर चली जाएंगी। अगर इनके ऊपर चार्ज कम होएगा तो इनमें गैप कम हो जाएगा, ये एक दूसरे के नज़दीक आना शुरू होती हैं। इससे हम जो चार्ज होता है उसको मेजर करते हैं, चार्ज की जो अमाउंट है, चार्ज की जो भाई क्वांटिटी है उसको आप स्टडी करते हो, इजंट इट। तो आपको पता है कि भाई गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, ओके। तो हालवाक ने क्या किया, जब ये यूवी रेडिएशन पड़ती है, देखो ये है भाई यूवी रेडिएशन, जब ये यूवी रेडिएशन पड़ती हैं इस जिंक सरफेस के ऊपर, ठीक है, तो इसका नेगेटिव चार्ज कम होने लगता है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, ठीक है। तो ये नेगेटिव चार्ज भाई इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर भी होएगा और ये जिंक रोड के भी जिंक प्लेट के ऊपर भी होएगा। तो जब अल्ट्रावायलेट रोशनी पड़ती है तो इस जिंक सरफेस का नेगेटिव चार्ज क्या होता है, कम, इसका नेगेटिव चार्ज भाई कम होने लगता है, जिसकी वजह से इस कंडक्टिंग वायर से इलेक्ट्रोस्कोप इससे कनेक्टेड है, ओके। तो इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज कम होता है और जिससे भाई ये जो गोल्ड लीफ है ये दोनों पत्ते एक दूसरे के नज़दीक आना शुरू हो जाते हैं। तो इससे ये बात साबित हुई कि जब जिंक प्लेट के ऊपर क्या पड़ती है, यूवी रेडिएशन, तो इसका चार्ज घटता है और वो बात पता लगती है यहाँ पर इन दोनों सोने की पत्तियों के एक दूसरे के नज़दीक आने से। लेकिन हालवाक्स के पास भी इसका कोई भाई प्रॉपर जस्टिफिकेशन नहीं था। तो इसके बारे में फिर भाई बताया किसने, फर्दर स्टडी किसने कंडक्ट की, तो ये थी 1888 की बात थी जो मैंने आपको बताई अभी, ओके। अब हम देखते हैं, अब ये आपको पता है 1897 में जो जे थॉमसन थे उन्होंने इन्वेंशन की थी इलेक्ट्रॉन की, जो उनका भी कैथोड रे एक्सपेरिमेंट था उसके थ्रू उन्होंने ये बताया था कि कैथोड से एमिट होते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, ठीक है, जब आप उसके ऊपर वही कोई वोल्टेज सोर्स अप्लाई करते हो, ठीक है। यहाँ पर आपको भाई थॉमसन का जो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट है उसका एक टिपिकल एक्सपेरिमेंटल सेटअप आपको नज़र आ रहा होगा, ओके। देखो ये है अभी ग्लास ट्यूब, इस ग्लास ट्यूब के अंदर ये प्लेट है नेगेटिव और ये प्लेट है पॉजिटिव, ओके। तो यहाँ से फिर वही कैथोड रेज निकलती है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से एमिट होते हैं और वो इस तरफ मूव करती है। ये आपने पढ़ा है भाई, ये कैथोड रे एक्सपेरिमेंट था। तो ये तो 1897 में एक्सपेरिमेंट किया था भाई जे थॉमसन ने, जब उन्होंने इलेक्ट्रॉन की इन्वेंशन की थी। तो 1899 में यानी कि 2 साल के बाद जे थॉमसन ने क्या किया, उन्होंने इस
कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करवाने के लिए बैटरी की हेल्प लेने की बजाय यूवी लाइट की हेल्प लेनी स्टार्ट कर दी। यानी जब उन्होंने यूवी लाइट से इसको स्ट्राइक किया इस मेटल सरफेस को, तब भी इससे इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं और भाई इस सर्किट में करंट फ्लो करता है। समझे बात? तो हेनरिक हर्ट्ज को ये नहीं पता था कि यूवी लाइट की प्रेजेंस में स्पार्क ब्राइट क्यों होता है। हेनरिक हर्ट्ज को ये बात पता नहीं थी। और हालवाक को भी बात मालूम नहीं थी कि भाई जो चार्ज है यूवी लाइट पड़ने पर किसी मेटल सरफेस के ऊपर, ठीक है, टिपिकल केसेस में किसी मेटल सरफेस के ऊपर यूवी लाइट पड़ने पर उसका नेगेटिव चार्ज क्यों कम होने लगता है। तो थॉमसन ने 1899 में ये बात प्रूव की कि भाई अगर आप किसी टिपिकल कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में बैटरी को यूटिलाइज ना करके और कैथोड के ऊपर आप सिंपली क्या डालते हो, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, तो तब भी कैथोड से जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं वो एमिट होते हैं। यानी कि जो नेगेटिव चार्ज घटा था, यानी कि हालवाक के एक्सपेरिमेंट में जो नेगेटिव चार्ज का लॉस होता था वो क्यों होता था, क्योंकि वहाँ पर जिंक मेटल की जो प्लेट थी उससे भी किसका एमिशन हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन्स का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है, तो जब वो जाएगा तो नेगेटिव चार्ज का लॉस तो होना ही है। तो ये बात प्रूव की भाई किसने, जे थॉमसन। लेकिन जे थॉमसन को फिर ये बात नहीं मालूम थी कि ये इलेक्ट्रॉन एमिट ही क्यों होते हैं, कि भाई अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पड़ने पर नेगेटिव चार्ज का लॉस होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स क्यों एमिट होते हैं? तो जे थॉमसन को ये तो बात मालूम पड़ गई कि भाई जो हेनरिक हर्ट्ज थे, आप समझे, अब देखो यहाँ से ये बात नहीं साबित होती है। अब एक बार ये काम, जे थॉमसन का जो एक्सपेरिमेंट था, एक बार हम उससे ये बात प्रूव कर लेते हैं कि हालवाक के एक्सपेरिमेंट का जो डेटा था वो ऐसा क्यों आया था, और हम एक बार ये देख लेते हैं कि भाई जो हेनरिक हर्ट्ज उनके एक्सपेरिमेंट का डेटा वैसा क्यों आया था। क्योंकि हेनरिक हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट में, एक बारी मैं अगर हेनरिक हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट पे पहुँचूँ, अगर मैं हेनरिक हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट पे पहुँचूँ तो क्या हुआ था, जब ये यूवी लाइट यहाँ से यहाँ पर पहुँचती है, जब रेडियो वेव्स पहुँचती हैं, तो रेडियो वेव्स क्या करती हैं, वो भाई इसके अंदर ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, क्योंकि रेडियो वेव्स पहुँचती हैं तो उनके ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स की वजह से इसके अंदर क्या बनता है भाई, इसके अंदर करंट प्रोड्यूस होता है, और वो करंट जब एयर से पास होता है तो स्पार्क बनता है। ठीक है, लेकिन यूवी की प्रेजेंस में स्पार्क ब्राइट क्यों होता है? क्योंकि जो यूवी है उसकी वजह से ये जो मेटल है इससे भी तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे भाई, इजेक्ट होंगे फर्दर। यानी कि जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स की वजह से जो करंट बना है वो करंट तो है ही है। इलेक्ट्रॉन्स की जो पासेज है इस गैप के अंदर, उसको भी तो यूवी भी तो उसको क्या करती है, एक तरह से फैसिलिटेट करती है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करवाती है। आप समझे मेरी बात कि क्यों यूवी की प्रेजेंस में ये जो स्पार्क था ये ब्राइट था, और यूवी की एब्सेंस में स्पार्क क्या था, डिम था। और हालवाक के एक्सपेरिमेंट के अंदर भाई खास बात क्या थी, अब आप एक बार थॉमसन का जो आइडिया था कि भाई नेगेटिव चार्ज क्यों घटता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं यूवी रेडिएशन गिरने पर। ठीक है, वो ऐसा क्यों हुआ होगा, क्योंकि भाई जिंक प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों कम होता है, क्योंकि जब आपने जिंक प्लेट के ऊपर आपने क्या डाली, यूवी अल्ट्रावायलेट रोशनी, तो ये अल्ट्रावायलेट रोशनी क्या करती है, ये जिंक प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करवाती है, एमिट करवाती है। तो इलेक्ट्रॉन्स जब इससे एमिट होंगे तो उनके साथ नेगेटिव चार्ज भी तो इसका भाई घटेगा, कम होएगा। आप समझे बात। तो थॉमसन ने हालवाक का एक्सपेरिमेंट और जो भाई ये क्या बोलते हैं हेनरिक हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट है, उनका एक थोड़ा बहुत भाई एक्सप्लेनेशन थॉमसन एक्सपेरिमेंट देता है, लेकिन थॉमसन एक्सपेरिमेंट भाई सारी बात नहीं बताता। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए भाई कि थॉमसन एक्सपेरिमेंट क्या बोलता है कि जब अल्ट्रावायलेट रोशनी पड़ती है, जब किसी मेटल सरफेस के ऊपर अल्ट्रावायलेट रोशनी पड़ती है तो उनका नेगेटिव चार्ज घटेगा। तो अल्ट्रावायलेट रोशनी पड़ने पर मेटल सरफेस से नेगेटिव चार्ज क्यों घटता है? थॉमसन ने बताया कि भाई क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं इसीलिए नेगेटिव चार्ज घटता है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि इलेक्ट्रॉन्स एमिट क्यों होते हैं, और उस वक्त तक क्योंकि सिर्फ भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के बारे में ही मालूम था, उस वक्त तक भाई आपकी जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी थी वो नहीं आई थी 1899 तक,
ओके। तो जे थॉमसन ने फिर भाई इलेक्ट्रॉन्स के एमिशन को थोड़ा भाई एक तरह से विजुलाइज करना, भाई इमेजिन करना, थोड़ा कंसेप्चुलाइज करना स्टार्ट किया कि भाई ऐसा क्यों होता होगा। तो उन्होंने एक बात सोची कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आती है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर क्या होते हैं, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स। तो जब ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स मेटल सरफेस के ऊपर गिरते हैं तो उस मेटल सरफेस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उस फील्ड के साथ ही लीनियरली ऑसिलेट करने लग जाते हैं। आप समझे मेरी बात, वो उस ऑसिलेटिंग फील्ड्स के साथ ही क्या करते हैं भाई, लीनियरली ऑसिलेट करना शुरू कर देते हैं। और जब वो बहुत ही ज़्यादा विग्रस मैनर में ऑसिलेट करेंगे तो उन्होंने सोचा भाई कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आती है तो उसके ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स की वजह से मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी ऑसिलेट करना शुरू कर देते हैं। और वो जब ऑसिलेट करते हैं तो उसकी वजह से, उस ऑसिलेशन की वजह से भाई, वो अगर ऑसिलेशन बहुत ही ज़्यादा विग्रस है, बहुत ज़्यादा भाई क्या बोलते हैं भाई एनर्जेटिक है, तो वो मेटल को छोड़ भी देंगे, मेटल से भी वो निकल भी जाएंगे। तो ये उनका परसेप्शन था। लेकिन अब दिक्कत ये है कि अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे, क्योंकि भाई जो क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मान ले भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन, समझे बात, तो जितनी ज़्यादा एम्पलीट्यूड होती है उतनी ज़्यादा क्या होती है इंटेंसिटी, क्योंकि क्लासिकल थ्योरी, क्योंकि वेव्स की इंटेंसिटी डिपेंड करती है वेव के एम्पलीट्यूड पे, ज़्यादा एम्पलीट्यूड ज़्यादा इंटेंसिटी, ठीक है। तो ज़्यादा इंटेंसिटी मतलब ज़्यादा एम्पलीट्यूड। तो थॉमसन ने क्या सोचा भाई कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन गिरेगी, अगर उसकी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी तो ज़्यादा एम्पलीट्यूड का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स के साथ, और ज़्यादा एम्पलीट्यूड का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड करेगा इंटरेक्ट इलेक्ट्रॉन के साथ, तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एनर्जी के साथ ऑसिलेट करेंगे, इज़न्ट इट। और जब वो निकलेंगे तो वो ज़्यादा एनर्जी के साथ निकलेंगे। तो उनका परसेप्शन क्या था कि जब इलेक्ट्रॉन निकले, तो इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तो उसकी एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करनी चाहिए, इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी के ऊपर। यानी कि अगर मैं इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी बढ़ा देता हूँ तो एमिट होने वाले, इजेक्ट होने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ जानी चाहिए। और फ्रीक्वेंसी को भाई थॉमसन ने क्या सोचा कि फ्रीक्वेंसी को ऐसे भी करना चाहिए। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि अगर मान लिया भाई एक सेकंड में किसी पॉइंट से कितनी वेव्स पास करते हैं उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि भाई अगर आप हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन डालोगे तो इलेक्ट्रॉन्स के ऑसिलेट करने की जो रेट है वो बढ़ जाएगी, और इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी ऑसिलेट करेगा तो उसके जल्दी निकलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, इज़न्ट इट। अगर ऑसिलेट वो जल्दी करेगा तो उसके एमिट होने की रेट भी क्या हो जानी चाहिए, वही बढ़ जानी चाहिए ना। तो उसके एमिट होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जानी चाहिए, बढ़ जानी चाहिए। तो थॉमसन ने क्या सोचा भाई कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर क्या होना चाहिए। तो क्लासिकल प्रेडिक्शन क्या थी, क्लासिकल एक्सपेक्टेशंस क्या थी कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर क्या हो जाना चाहिए। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर भाई क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाने चाहिए, और इंटेंसिटी बढ़ाने पर जो एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन है वो बढ़ जानी चाहिए। ये 1899 की बात है, ओके। अब हम चलते हैं 1902 में। 1902 में फिर क्या होता है भाई, ठीक है। अब 1902 में एक और जर्मन वैज्ञानिक थे, आप हो गए भाई जर्मन तो बड़े खतरनाक लोग हैं, ठीक है। इन्होंने भी सारी ही जो मोस्टली फंडामेंटल जो रिसर्च है इस फील्ड में वो सभी जर्मन्स ने कर रखी है, ओके। खैर आप ये देखें कि 1902 में एक जर्मन फिजिसिस्ट जिनका नाम था फिलिप लेनार्ड। तो अब 1902 में फिलिप लेनार्ड ने क्या देखा कि जो काइनेटिक एनर्जी है एमिटेड फोटोन की, वो तो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन के ऊपर, और जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि पर सेकेंड एमिट होंगे वो डिपेंड करते हैं इंटेंसिटी के ऊपर, ना कि फ्रीक्वेंसी के ऊपर। समझे बात। ये बात बिल्कुल अपोजिट थी जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स की प्रिडिक्शंस कहती हैं उनके मुकाबले। तो ये बात उन्होंने पता कैसे की, जो फिलिप लेनार्ड थे उनका जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है,
टिपिकल एक्सपेरिमेंटल सेटअप आप वो देखें, ठीक है। ये भाई एक ग्लास ट्यूब है और इस ग्लास ट्यूब के अंदर ये दो मेटेलिक सरफेस हैं। ये आपकी भाई एक जो भाई फोटो एमिसिव सरफेस है, ये तो आपकी मेटल सरफेस है। उन्होंने बेसिकली किया क्या कि भाई उन्होंने यहाँ से इसके ऊपर पड़ने दिए, यहाँ से भाई उन्होंने इसके ऊपर पड़ने दी यूवी लाइट, और जब यूवी लाइट इसके ऊपर पड़ती है तो इसमें से निकलते हैं इलेक्ट्रॉन्स। वो इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करते हैं इस तरफ और इस प्लेट के अंदर वो एंट्री करते हैं और अपना भाई एक करंट रिकॉर्ड करवाते हैं एमीटर के अंदर। लेकिन अब अगर मैं तो वो जो फोटो इलेक्ट्रॉन जो उसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और वो करंट होगा जो उसका मैग्नीट्यूड वो डिपेंड करेगा भाई नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, कि कितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर एंट्री करते हैं पर सेकेंड। अब आप ये देखें कि उन्होंने किया क्या, उन्होंने ये प्लेट रखी नेगेटिव पोटेंशियल पे। तो अगर ये नेगेटिव पोटेंशियल पे होगी तो क्या ये इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल नहीं करेगी? बिल्कुल रिपेल करेगी। ओके, तो जैसे जैसे आप इसका नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंटरिंग दिस प्लेट वो लगातार घटता जाएगा। तो इससे फोटो इलेक्ट्रिक करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो भी कम होता जाएगा और करंट यहाँ पर आपको भी कम मिलेगा। ओके, और करंट को पूरी तरह से रोकने के लिए आपको इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा एक तरह से एक भाई नेगेटिव पोटेंशियल आपको अप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आने से रोक दे। मैंने मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन मैंने इसलिए बोला है क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से एमिट होते हैं तो वो सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही एनर्जी के साथ एमिट नहीं होते, उनकी एनर्जी थोड़ी बहुत डिफरेंट होती है। वो आपको आगे बताएंगे ऐसा क्यों होता है। लेकिन उनमें से जो मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन होता है उसको इसको रोकना क्या है ज़रूरी, ठीक है। तो उसको रोकने के लिए आपको जितना पोटेंशियल लगाना पड़ेगा उसको हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करता है इनकमिंग इलेक्ट्रॉन की जो अप्रोचिंग इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी के ऊपर। तो अगर आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको ज़्यादा लगाना पड़े, इसका मतलब अप्रोच करने वाले इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी भी क्या है ज़्यादा। अगर आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल कम लगाना पड़े, इसका मतलब अप्रोच करने वाले इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी भी क्या है कम, ठीक है। तो उन्होंने ये पाया कि भाई यहाँ पर आपको ज़्यादा पोटेंशियल लगाना पड़ता है। अगर आपने फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बढ़ा दी तो आपको यहाँ पर पोटेंशियल भी ज़्यादा लगाना पड़ता है। इसका मतलब भाई इनकमिंग इलेक्ट्रॉन थे वो ज़्यादा एनर्जी के थे, और जब आपने भाई इंसिडेंट रेडिएशन की आपने फ्रीक्वेंसी घटा दी तो आपको यहाँ पर पोटेंशियल कम लगाना पड़ता है। यानी कि जो अप्रोचिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं उस केस में उनकी एनर्जी क्या होती है कम, ठीक है। तो उन्होंने एक बात देखी भाई कि ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ ज़्यादा एनर्जी के इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं और कम फ्रीक्वेंसी के साथ भाई कम एनर्जी के इलेक्ट्रॉन एमिट। तो पहली चीज़ तो उन्होंने देखी। दूसरा उन्होंने ये पाया अगर वो इस इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड है जो सर्किट में वो भी बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या है भाई कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स वो डिपेंड करते हैं इंटेंसिटी पे, ना कि फ्रीक्वेंसी पे। अब ये दोनों चीज़ें भाई क्लासिकल थ्योरी के जो प्रिडिक्शंस थी, जो एक्सपेक्टेशंस थी, मैंने आपको भाई थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि थॉमसन की एक्सपेक्टेशंस क्या थी कि एनर्जी बढ़नी चाहिए किसके साथ, इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन साथ, और नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स वो बढ़ना चाहिए फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के साथ। लेकिन यहाँ पर क्या है बिल्कुल अपोजिट। और लिनार्ड ने भाई अलग अलग फ्रीक्वेंसीज को उन्होंने टेस्ट किया था, तब उन्होंने बात बताई थी कि भाई फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर अप्रोचिंग इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और भाई इंटेंसिटी बढ़ाने पर नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं। ओके, ठीक है भाई। तो उसके बाद अब आप इसका भाई थोड़ा एक जो बेटर एक्सपेरिमेंटल सेटअप है आप वो देखें। ओके, ठीक है भाई, नजर आया आपको? तो आप ये देखें कि भाई ये है हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप और ये है हमारी भाई जो हमने फोटो इलेक्ट्रिक करंट रिकॉर्ड किया है वर्सेस वोल्टेज। तो शुरुआत में आप ये मॉडल देखें कि मैंने भाई यहाँ पर मैं नेगेटिव और पॉजिटिव मैंने दिखाई नहीं है। तो ये आपकी ग्लास ट्यूब है, ये आपकी है क्या बोलते हैं एमिटिंग प्लेट, ये आपकी भाई कलेक्टर प्लेट, और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन एमिट होने लग रहे हैं। ओके, तो इंसिडेंट रेडिएशन यहाँ पर पड़ती है और यहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, ठीक है।
और भाई कलेक्टर प्लेट इनको अपने अंदर भाई एक तरह से एब्जॉर्ब करके और सर्किट में इनको भेज देती है और फिर भाई ये करंट अपना रिकॉर्ड करवाते हैं। तो शुरुआत में मैंने यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव मैंने शो नहीं किए हैं, यानी कि जीरो वोल्टेज है। तो जीरो वोल्टेज पे आप ये देखो भाई, क्या यहाँ पर कुछ करंट है कि नहीं है भाई? जीरो वोल्टेज पे नॉन जीरो करंट है कि नहीं है? बिल्कुल है। वो क्यों है? ये इसलिए है भाई क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से एमिट होने के बाद जब इसके ऊपर रेडिएशन पड़ेगी तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एमिट होंगे और इस प्लेट के अंदर एंट्री करेंगे और अपना करंट वही करवाएंगे रजिस्टर, इवन से आपने वोल्टेज नहीं लगाई है तब भी ये ऐसा होएगा। ओके, इसको आप ऐसे माने कि भाई जब आपने यहाँ से रेडिएशन डाली है तो जब इससे इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो ये हो जाएगी स्लाइटली पॉजिटिवली चार्ज्ड, और क्योंकि ये प्लेट जुड़ी हुई है दूसरी प्लेट से वायर के साथ, तो दूसरी प्लेट भी क्या हो जाएगी? पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को ये एक तरह से अट्रैक्ट कर सकती है। ओके, और अपना भाई ये फिर अपना भाई करंट रिकॉर्ड करवाएगी। तो ये आपका करंट है। उसके बाद जब आपने वोल्टेज बढ़ाई, जब आपने इसकी वोल्टेज अप की है, इंक्रीज की है, लेकिन आपने कलेक्टर प्लेट को पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखा है। कलेक्टर प्लेट को आपने वही एनोडिक पोटेंशियल पे रखा है, यानी कि पॉजिटिव पोटेंशियल पे आपने रखा है। और जब आपने इसको बढ़ाया तो आपने देखा कि भाई फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता है और बढ़ते बढ़ते लास्ट में बताओ फिर क्या हो जाता है? सैचुरेट। ऐसा क्यों? इसकी वजह ये है भाई कि जब यहाँ से आप इंसिडेंट रेडिएशन डालते हो तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं सारे के सारे एक एनर्जी के नहीं होते। उनमें से काफ़ी सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उनकी एनर्जी तो भाई एमिट होने से पहले ही कम हो चुकी होती है, प्रॉपर एमिशन से पहले ही। और उसके बाद भाई इसमें से जब ये ट्रैवल करेंगे तो इसमें पूरी तरह से हम बोलते हैं कि इसके अंदर भाई वैक्यूम है, लेकिन पूरी तरह से इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट नहीं हो सकता। आप कितना ही ट्राई कर लें तो कंप्लीट वैक्यूम आप यहाँ पर क्रिएट नहीं कर सकते। तो जो पार्टिकल्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन जब इसमें से ट्रैवल करेंगे, इसमें ट्रैवल करते हुए किसी दूसरे एटम से ये टकरा सकते हैं और अपनी एनर्जी लूज कर सकते हैं, ठीक है, या भाई इधर उधर ये मूव कर सकते हैं। तो इनको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए, और अगर मान ले भाई इसमें वैक्यूम भी मान ले तो भी इसके अंदर क्वांटम फील्ड्स तो हैं ही। कहने का मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ पर ट्रैवल करेंगे तो इनको भाई एक प्रॉपर काइनेटिक एनर्जी रिक्वायरमेंट है। जब तक इनको वो काइनेटिक एनर्जी नहीं मिलेगी वो यहाँ पर नहीं पहुँच पाएंगे, ठीक है। तो जिनकी एनर्जी, तो काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे थे भाई, तो जब आपने कोई वोल्टेज नहीं लगाई थी तो जिन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी सफिशिएंट थी कलेक्टर प्लेट तक पहुँचने की, वो तो पहुँच गई और उन्होंने अपना भाई फोटो इलेक्ट्रिक करंट रजिस्टर करवा दिया। लेकिन जिन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी सफिशिएंट नहीं थी वो तो नहीं पहुँच पाई ना। वो फिर क्या करें भाई? वो फिर क्या करते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स भाई? अब आप एक काम करें, इसको कर दे। देखो अभी तो क्या, ध्यान से देखो आप, ये प्लेट अभी क्या है? न्यूट्रल। अब यह आपने कर दिया इसको पॉजिटिव और ये नेगेटिव कर दी, ठीक है। तो आपने कलेक्टर प्लेट को आप एनोडिक पोटेंशियल पे ले आए, ओके। तो कलेक्टर प्लेट को अब देखो अभी तक बिना पोटेंशियल के, मैंने बताया आपको बिना पोटेंशियल के करंट इसमें फ्लो करेगा। अब आप भाई कलेक्टर प्लेट को आप ले आए नेगेटिव पोटेंशियल पे, सॉरी पॉजिटिव पोटेंशियल पे। तो अब ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एंट्री करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और एंट्री करने के बाद, लेकिन अब ये क्योंकि पॉजिटिव प्लेट है, आपने अब बाहर से भाई वोल्टेज लगा दी है, आपने कलेक्टर प्लेट को पॉजिटिवली आपने इसको चार्ज कर दिया भाई, इसको आप पॉजिटिव पोटेंशियल पे ले आए हो विद रिस्पेक्ट टू कैथोड। तो क्या ये इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगी, उनको एक्सेलरेट नहीं करेगी? तो एक तरह से वो उन इलेक्ट्रॉन्स को एक तरह से पुश कर रही है अपनी तरफ, मतलब पुल कर रही है अपनी तरफ, एक्सेलरेट कर रही है। तो जिन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी पहले सफिशिएंट नहीं थी, काइनेटिक एनर्जी सफिशिएंट नहीं थी कलेक्टर प्लेट तक पहुंचने के, वो भी पहुंच पा रहे हैं। तो डेफिनेटली हमको भाई क्या देखने को मिलेगा? हमको करंट में एक राइज देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ समय के बाद भाई करंट हो जाएगा बिल्कुल सैचुरेट। क्यों? क्योंकि अब आपने कलेक्टर प्लेट पे इतना पॉजिटिव पोटेंशियल लगा दिया है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं वो सारे के सारे कहाँ पहुँच पा रहे हैं? कलेक्टर प्लेट तक। समझ, यानी कि अब भाई एमिटिंग प्लेट से जितने भी इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं पर सेकेंड, उतने वे सारे के सारे कहाँ पहुँच पा रहे हैं? कलेक्टर प्लेट तक। जिनकी एनर्जी भाई ज़्यादा थी वो तो पहुँच जाएंगे, जिनकी कम थी उनको भैया आपने इस पॉजिटिव प्लेट से अट्रैक्ट कर लिया अपनी तरफ, ओके। तो अब सभी पहुँच पा रहे हैं। तो पर सेकेंड जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से एमिट होते हैं
उतने ही इलेक्ट्रॉन पर सेकंड यहाँ पर इसके अंदर एंट्री कर रहे हैं, तो उसके बाद करंट में कोई इंक्रीज आने का भी सवाल, यानी कि उसके बाद आप बेशक कितना ही वोल्टेज लगाओ उसके बाद करंट में कोई इंक्रीज नहीं है, इसको हम बोलते हैं सैचुरेशन करंट। ठीक है, अब आप ये देखो, अगर आप इस कलेक्टर प्लेट को क्या कर दो नेगेटिव, देखो ये नेगेटिव है और ये क्या पॉजिटिव, कलेक्टर प्लेट अब नेगेटिव पोटेंशियल पे है, समझे बात। अब नेगेटिव पोटेंशियल अगर ये है तो ये इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ आने से रोकेगी, उनको रिपेल करेगी। तो अब आप कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल तब तक आप बढ़ाते जाओ कि ये इनको बिल्कुल ही रिपेल ना कर दे, यानी कि जो मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है, समझे बात, यानी कि जब ये कलेक्टर प्लेट नेगेटिव पोटेंशियल पे आएगी तो ये इलेक्ट्रॉन्स को, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ आने से रोकेगी ना। तो बिना पोटेंशियल के जितने इलेक्ट्रॉन्स इस सर्किट में एंटर कर पा रहे थे, अब नंबर उनसे डेफिनेटली कम हो जाएगा, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन्स जिनकी एनर्जी कम थी उनको अब ये थोड़ा बहुत जो भाई ये बिल्कुल लोअर नेगेटिव पोटेंशियल पे है, ये उनको तो एटलीस्ट अब रोक पा रही है। तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंटरिंग इनटू द सर्किट वो कम हो जाएगा, तो करंट भी घट जाएगा, भाई। ठीक है, और उसके बाद आप इस नेगेटिव पोटेंशियल को तब तक बढ़ाते जाओ जब तक कि करंट का जो फ्लो है वो पूरी तरह रुक जाए, यानी कि मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, अरे भाई मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे ज़्यादा आपने और भी ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। तो जब ये नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ते जब इस कलेक्टर प्लेट का नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ते इतना हो जाए कि ये मोस्ट एनर्जेटिक अप्रोचिंग इलेक्ट्रॉन को भी रोक दे, तो उस वक्त एक सिंगल इलेक्ट्रॉन भी सर्किट में एंट्री नहीं कर पाएगा और आपका जो करंट रजिस्टर होएगा एमीटर के अंदर वो होएगा 0, उसको हम बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल बताओ भाई क्या होता है, यानी कि वो नेगेटिव पोटेंशियल, कलेक्टर प्लेट का वो नेगेटिव पोटेंशियल जिस पे ये मोस्ट एनर्जेटिक इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आने से रोक दे और सर्किट में फोटो इलेक्ट्रिक करंट को बिल्कुल 0 कर दे, उसको हम क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको पहले पड़ गया भाई कि जब ये कलेक्टर प्लेट पॉजिटिव पोटेंशियल पे थी, बिना पोटेंशियल के ये करंट है, पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाएंगे कलेक्टर प्लेट का तो पहले करंट बढ़ेगा, फिर क्या हो जाएगा, सैचुरेट। और भाई अगर हम नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाएंगे कलेक्टर प्लेट का तो पहले करंट घटेगा और फिर क्या हो जाएगा, बिल्कुल 0 हो जाएगा। ओके, अब ये पढ़ने के बाद भाई अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस क्या हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब पहली ऑब्जर्वेशन क्या है, द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस ओनली इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज इक्वल टू और ग्रेटर देन ए सर्टेन वैल्यू कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये भाई मैंने आपको लेनर्ड का ही थोड़ा है एक जो बेटर एग्जाम्पल जो पर्सपेक्टिव मैंने वो आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो पहला ऑब्जर्वेशन तो क्या था भाई कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ कब एमिट होते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन सिर्फ तब एमिट होते हैं जब इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है या बराबर है या ज़्यादा है। ओके, और उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन भी एमिट नहीं होता, आप चाहे कितनी ही इंटेंसिटी बढ़ा लें। ठीक है, अब दूसरा क्या बताओ भाई, द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंस्टेंटेनियस, यानी कि जब रेडिएशन पड़ती है और इलेक्ट्रॉन एमिट होता है तो उनके बीच में कोई डिले नहीं है, ये चीज़ बिल्कुल क्या है, इंस्टेंटेनियस, उनमें कोई टाइम लैग नहीं है, कोई टाइम इंटरवल नहीं है, कोई डिले नहीं है भाई। ठीक है, और हालांकि इसको अगर आप भाई थोड़ा पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि जो एक्चुअल में डिले होता है वो सिर्फ 10 की पावर -8 सेकंड होता है, 10⁻⁻⁸ सेकंड, और ये डिले बहुत ही कम होता है। ये डिले भाई क्या है, नेग्लिजिबल, ना के बराबर है। ओके, और ये क्या बोलते हैं, रेडिएशन इंडिपेंडेंट है, ना तो ये रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता और ना ही रेडिएशन की इंटेंसिटी पे डिपेंड करता। ओके, तो मैंने इसलिए बोला भाई ये क्या है, कोई टाइम लैग नहीं, कोई टाइम डिले नहीं है। तीसरा पॉइंट क्या था, ओके, तीसरा पॉइंट क्या है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। अब आप ये बात तो आप मानते हो कि लेनार्ड के एक्सपेरिमेंट के अंदर जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है उनको रोकने के लिए आपको कलेक्टर प्लेट के ऊपर नेगेटिव पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, एक खास अमाउंट का नेगेटिव पोटेंशियल, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल।
और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जितनी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल रिक्वायर्ड होता है। ये बात भी आप मानते हो, इजंट इट? ठीक है, तो आप ये बताएं, अब आप, अरे भाई अगर ज़्यादा एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन अप्रोच करता है कलेक्टर प्लेट को तो आपको कलेक्टर प्लेट का स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ाना पड़ेगा। और अगर मान लिया भाई कम एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन अप्रोच करता है कलेक्टर प्लेट को तो कम नेगेटिव पोटेंशियल पे कलेक्टर को रखने पर ही उस इलेक्ट्रॉन को आप रोक सकते हो। यानी करंट को पूरी तरह से रोकने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को भी रोकना पड़ता है। क्योंकि जब आप मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को रोक देते हो ना अप्रोच करने से तो बाकी इलेक्ट्रॉन्स तो अपने आप ही रुक गए भाई। आप समझे मेरी बात? तो आप ये देखें कि मान लिया हम 3 डिफरेंट फ्रिक्वेंसी डालते हैं, इंटेंसिटी तीनों ही बराबर है, ν3 ν2 और ν1। ν1 फ्रिक्वेंसी, ν2 फ्रिक्वेंसी, ν3 और ν3 ज़्यादा है ν2 से और ν2 फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है ν1 से। ओके, तो ν1 फ्रिक्वेंसी में हमने क्या पाया, तो भाई ये क्या है, ν1 फ्रिक्वेंसी पे ये पॉइंट क्या शो कर रहा, ये पॉइंट क्या शो करता भाई कि जब आपने ν1, तो ये तो है ν1 फ्रिक्वेंसी का फोटो इलेक्ट्रिक करंट का कर्व वर्सेस वोल्टेज, ये ν2 फ्रिक्वेंसी का फोटो इलेक्ट्रिक करंट का कर्व वर्सेस वोल्टेज, ये ν3 फ्रिक्वेंसी का फोटो इलेक्ट्रिक करंट का कर्व वर्सेस वोल्टेज। तो आपने अब एक बारी पहले तो मैं एक बारी इनको जीरो पोटेंशियल पे इनको कंपेयर कर लेते हैं कि जीरो पोटेंशियल पे इनके करंट में डिफरेंस क्यों है। जीरो पोटेंशियल पे, क्योंकि आप तो भैया बोलते हो कि नंबर ऑफ, क्योंकि हमने बोला था ना कि भाई नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड नहीं करता फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन पे, और आपको यहाँ पर ही लगता है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स तो भी बढ़ने लग रहे हैं। ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? आप ये देखें कि ये हाइट, ये इस कर्व की, पहले कर्व की यहाँ पर हाइट क्या शो करती है, ये हाइट वही क्या शो करती है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो पोटेंशियल पे न्यू फ्रीक्वेंसी के साथ, और ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट ν2 फ्रीक्वेंसी कॉरस्पॉन्डिंग जीरो वोल्टेज पे, और ये वही शो करती है फोटो इलेक्ट्रिक करंट ν3 फ्रीक्वेंसी पे जीरो वोल्टेज लगाने पर। ओके, तो ऐसा क्यों? तो भाई ऐसा इसलिए है कि मान लिया आपने वोल्टेज लगाई ही नहीं, वोल्टेज आपने नहीं लगाई, ओके, लेकिन जब आपने ν1 फ्रीक्वेंसी डाली है तो ये बात तो आप मानते हो ना भाई, मैंने बोला था कि जो एनर्जी है, एक्सपेरिमेंटली बात पता लगती है कि जो एनर्जी है, चलो इसको मैं आपको भाई थोड़ा दूसरे तरीके से आपको बताता हूँ, ठीक है। पहले हम ये बात प्रूव कर देते हैं कि जो एनर्जी है इंसिडेंट रेडिएशन की वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। पहले ये बात प्रूव कर देते हैं, फिर एक बार इसको बताएंगे आपको, क्योंकि वो चीज़ भाई इससे कनेक्टेड है, ठीक है। तो आप ये देखें कि ν1 फ्रीक्वेंसी डालने पर जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है उसको पूरी तरह से जीरो रखने पर भाई आपको कितना पोटेंशियल लगाना पड़ता है, -V1। ν2 फ्रीक्वेंसी डालने पर जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बनता है उसको रोकने के लिए आपको -V2, और ν3 फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन डालने पर जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बनता है उसको पूरी तरह से जीरो करने के लिए आपको ν3 पोटेंशियल लगाना पड़ता है, इजंट इट? और मैंने आपको ये बात मैंने आपको बताई थी भाई कि कलेक्टर प्लेट को जितना ज़्यादा नेगेटिव पोटेंशियल पे लेके आना पड़े, इसका मतलब उतना ही ज़्यादा एनर्जी का इलेक्ट्रॉन उसने रोका है, इजंट इट? V1 सबसे कम है, V1 सबसे कम। इसका मतलब क्या है कि जब आपने ν1 फ्रीक्वेंसी डाली है तो जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं तो मैक्सिमम एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए, मैक्सिमम एनर्जी का जो इलेक्ट्रॉन है उसको रोकने के लिए आपको भाई कितना पोटेंशियल लगाना पड़ता है, V1। जब आपने ν2 फ्रीक्वेंसी डाली है तो मैक्सिमम एनर्जी का इलेक्ट्रॉन जो एमिट होता है उसको रोकने के लिए आपको भाई -V2 पोटेंशियल लगाना पड़ता है, और ν3 फ्रीक्वेंसी डालने पर जो मैक्सिमम एनर्जी का इलेक्ट्रॉन एमिट होता है उसको रोकने के लिए आपको भाई -V3 पोटेंशियल लगाना पड़ता है। ओके, इसका मतलब कि भाई V1 पोटेंशियल ने कम एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को रोका है, V2 ने ज़्यादा एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को रोका है, और V3 ने भाई सबसे ज़्यादा एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को रोका है।
इजंट इट? इसका मतलब भाई न्यू1 फ्रीक्वेंसी ने कम एनर्जी के इलेक्ट्रॉन एमिट करवाए हैं, न्यू2 ने ज़्यादा एनर्जी के इलेक्ट्रॉन एमिट करवाए हैं, और न्यू3 ने सबसे ज़्यादा एनर्जी के इलेक्ट्रॉन एमिट करवाए हैं। पता नहीं भाई आपने ये बात मेरी समझ पाए हो क्योंकि भाई नहीं समझ पाए हो, थोड़ा मैं इसको आपको थोड़ा तो दोबारा से बताता हूँ भाई, ठीक है। मैंने आपको बताया था भाई जो काइनेटिक एनर्जी है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, जो काइनेटिक एनर्जी है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के ऊपर। तो इसको जस्टिफाई करने के लिए आप मानो कि आपने 3 फ्रीक्वेंसी डाली, न्यू3, न्यू2 और न्यू1। न्यू3 ज़्यादा है, न्यू2 कम है और न्यू1 सबसे कम है। अब आप ये देखें, जब आपने न्यू3 फ्रीक्वेंसी डाली है तो ये तो कर्व किसके लिए है? न्यू3 फ्रीक्वेंसी के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक करंट का वर्सेस वोल्टेज, ये है न्यू2 के लिए और ये क्या है? न्यू1 के लिए। तो पहले आप ये देखें, न्यू1 फ्रीक्वेंसी डालने पर जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं उनको रोकने के लिए आपको -v1 पोटेंशियल लगाना पड़ता है। न्यू2 फ्रीक्वेंसी के फोटोन डालने पर, फोटोन भाई मैं बोल रहा हूँ लेकिन उस वक्त तक फोटोन का पता नहीं था, ठीक है। न्यू2 फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन डालने पर जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं उनको रोकने के लिए आपको भाई v2 पोटेंशियल लगाना पड़ता है। और न्यू3 फ्रीक्वेंसी डालने पर जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं उनको रोकने के लिए आपको भाई -v3 पोटेंशियल लगाना पड़ता है। और आपको साफ दिखाई दे रहा है भाई कि -v3 ज़्यादा है, -v2 कम और -v1 सबसे कम है। इसका मतलब ये है कि न्यू3 रेडिएशन डालने पर जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं उनको रोकने के लिए नेगेटिव प्लेट को बहुत ही ज़्यादा, सबसे ज़्यादा नेगेटिव पोटेंशियल चाहिए होता है। और वो क्यों चाहिए होता है? क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा एनर्जी के इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स को रोकना है भाई। यानी कि न्यू3 फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन डालने पर जो इलेक्ट्रॉन एमिट हुए हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा होगी, तभी तो हमको कलेक्टर प्लेट को ज़्यादा नेगेटिव पोटेंशियल सप्लाई करना पड़ता है। न्यू2 फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन डालने पर कलेक्टर प्लेट को आपको कम नेगेटिव पोटेंशियल देना पड़ता है। इसका मतलब भाई न्यू2 फ्रीक्वेंसी डालने पर जो इलेक्ट्रॉन एमिट हुए हैं उनकी एनर्जी भी क्या है? कम। इसीलिए आपको कलेक्टर प्लेट को कम नेगेटिव पोटेंशियल देना पड़ता है उनको रिपेल करने के लिए। अब समझे मेरी बात? और सिमिलरली जब आपने न्यू1 फ्रीक्वेंसी डाली है तो उससे एमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कम होगी, यानी कि जो मैक्सिमम एनर्जी होगी उनकी भाई वो कम होएगी, तभी तो आपको भाई जो कलेक्टर प्लेट है उसको कम नेगेटिव पोटेंशियल पे रखना पड़ा है। तो यहाँ से बात साबित होती है भाई कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है एमिटेड इलेक्ट्रॉन की वो ज़्यादा किस केस में है? न्यू3 में, न्यू2 में और न्यू1 में। तो आपने साफ साफ देखा काइनेटिक एनर्जी एमिटेड, यानी कि काइनेटिक एनर्जी एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन के ऊपर, ओके, ना कि इंटेंसिटी के ऊपर। अब आप जीरो पोटेंशियल आप देखो कि भाई जीरो पोटेंशियल पे हम देखें तो यहाँ पर न्यू1 के फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? कम। न्यू2 के क्या हैं? ज़्यादा। न्यू3 के हैं और ज़्यादा। तो आपको यहाँ पर ही लगता है कि भाई फ्रीक्वेंसी अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे अलग अलग क्या है? अलग अलग क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। न्यू1 0 वोल्टेज पे जब आपने कोई वोल्टेज नहीं लगाई है, ठीक है, जब आपने कोई वोल्टेज नहीं लगाई है तो आप ये सोचोगे भाई ठीक है, चाहे और अच्छे आप यहाँ कंपेयर कर लो, चाहे आप यहाँ कंपेयर कर लो, आपको साफ साफ नज़र आ रहा होगा भाई कि V1 के कॉरस्पॉन्डिंग फोटो इलेक्ट्रिक करंट कम है, न्यू1 के कॉरस्पॉन्डिंग फोटो इलेक्ट्रिक करंट कम है, न्यू2 के कॉरस्पॉन्डिंग फोटो इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा है और न्यू3 के कॉरस्पॉन्डिंग फोटो इलेक्ट्रिक करंट सबसे ज़्यादा। आपको ये लगता होगा तो आप सोचोगे भाई कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा है तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड भी क्या होंगे? ज़्यादा। और वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करे, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? पहले तो मैं बार इसको भाई एक्सप्लेन करता हूँ ऐसा क्यों नहीं है, ठीक है। देखो अब ये बात आप मानते हो कि ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन पड़ती है, जब ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन पड़ती है तो एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की फ्री एनर्जी भी क्या होती है भाई? ज़्यादा होती है। और अगर उनकी ज़्यादा एनर्जी होगी तो उनका कलेक्टर प्लेट तक पहुंचने की उनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी भाई, क्योंकि ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन्स के पास भाई सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होएगी कलेक्टर प्लेट तक पहुंचने की, ठीक है। अब चलो आप ये मान लें,
आप ये मान ले भाई कि जब आपने वास्तव में आप ये माने आपने न्यू वन डाल ली, आपने या आप ये माने कि आपने न्यू वन डाल ली, न्यू टू डाल ली और न्यू थ्री डाल ली, तो इन तीनों की इंटेंसिटी क्या है? सेम। इन तीनों की इंटेंसिटी आप सेम रखो भाई, ठीक है। इनकी फ्रीक्वेंसी अलग, इनकी एनर्जी क्या है? अलग अलग। इंटेंसिटी सेम, आपने इनकी फ्रीक्वेंसी अलग रखी है। तो जब आपने न्यू वन डाली तो आप ये मान तो भाई तो इंटेंसिटी आपने सेम रखी है, तो तीनों से बराबर फोटोन बराबर इलेक्ट्रॉन वो एमिट करवाएंगी। अब ये मानो आप न्यू वन डालने पर भी 100 इलेक्ट्रॉन एमिट हुए हैं, न्यू टू डालने पर भी 100 इलेक्ट्रॉन एमिट हुए हैं, और न्यू थ्री डालने पर भी भाई 100 ही इलेक्ट्रॉन एमिट हुए हैं। ओके, लेकिन न्यू वन डालने पर जो 100 इलेक्ट्रॉन एमिट हुए हैं उनमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, उनमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कम होएगी। न्यू टू वालों में मैक्सिमम एनर्जी ज़्यादा होएगी, और न्यू थ्री वालों की, न्यू थ्री वाले इलेक्ट्रॉन्स में, न्यू थ्री डालने पर जो इलेक्ट्रॉन उनमें भाई उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होएगी? ज़्यादा होगी। ये बात आप मानते हो? तो अगर उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जीज भाई उनका ऑर्डर क्या होगा? न्यू थ्री केस में ज़्यादा, न्यू टू केस में कम, न्यू वन केस में कम। तो उनकी जो लेस देन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो भी तो क्या होंगी भाई? ज़्यादा होंगी, isn't it? तो न्यू वन फ्रीक्वेंसी डालने पर ये मानो कि 100 में से सिर्फ न्यू वन फ्रीक्वेंसी डालने पर ये मानो 100 इलेक्ट्रॉन में से सिर्फ 40 के पास ही सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी है कलेक्टर प्लेट तक पहुंचने की। तो करंट आएगा आपका 40 फोटो इलेक्ट्रॉन से कॉरस्पॉन्डिंग ही आएगा। लेकिन अब आप ये मानो कि जब आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स तो 100 ही एमिट हुए हैं, लेकिन क्योंकि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई और जो लेस देन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी उनमें भी इजाफा हुआ है, तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे विद सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी टू रीच कलेक्टर प्लेट, उनका नंबर बढ़ जाएगा भाई। अब मान लिया 60 इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी रखते हैं, जो कि भाई कलेक्टर प्लेट तक पहुंचने के लिए चाहिए। तो क्या ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं पहुंच पाएंगे भाई? तो करंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, isn't it? ठीक है। सिमिलरली अब आप मुझे ये बताएं कि भाई अब अगर मैं ये कहूँ कि भाई जब आपने न्यू थ्री डाली है तो न्यू थ्री डालने पर इलेक्ट्रॉन 100 एमिट हुए हैं, लेकिन 100 में से ये मानो कि सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी वाले अब 80 हैं, तो वो 80 इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर प्लेट तक पहुंच पा रहे हैं। आप समझे मेरी बात? मैं क्या बात करने की ट्राई कर रहा हूँ भाई? तो क्या फोटो इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड 0 वोल्टेज पे ज़्यादा किस में होगा? एक में तो 100 इलेक्ट्रॉन एमिट हुए, 60 पहुँच पाए, 40 पहुँच पाए। न्यू वन में 100 एमिट हुए, 40 पहुँच पाए। न्यू टू में 100 एमिट हुए, 60 पहुँच पाए। न्यू थ्री में 100 एमिट हुए, 80 पहुँच पाए। तो ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट कौन रजिस्टर करवाएगा? न्यू थ्री। तो करंट की अमाउंट क्या है भाई? करंट का यहाँ पर मैग्नीट्यूड क्या है? ज़्यादा। मेरे ख्याल से आपको ये बात भाई समझ में आ गई। वेरी गुड, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, लेकिन अगर मैं कलेक्टर प्लेट को, अब देखो, अब आप इस सही साइड देखो, आप जब आपने कलेक्टर प्लेट को क्या रखा है? पॉजिटिव पोटेंशियल आपने उसका बढ़ा दिया। अब आपने कलेक्टर प्लेट का पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ा देना है, ओके। और जब आप कलेक्टर प्लेट का पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाओगे तो जिन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी सफिशिएंट नहीं है, जिन फोटो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी सफिशिएंट नहीं है कलेक्टर प्लेट तक पहुंचने के लिए, उनको अब एक तरह से एक्सेलरेट कर रही है पॉजिटिव प्लेट अपनी तरफ आने के लिए भाई, उनको सपोर्ट कर रही है मूव करने के लिए। तो क्या अब फोटो इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा नहीं? तो अब देखो तीनों ही केसेस में, चाहे न्यू वन हो, चाहे न्यू टू, चाहे न्यू थ्री हो, तीनों ही केसेस में जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है फिर वो बढ़ने लगता है। और जब आपने भाई सफिशिएंट पॉजिटिव पोटेंशियल लगा दिया, जब आपने बहुत ज़्यादा क्या लगा दिया पॉजिटिव पोटेंशियल कलेक्टर प्लेट पे, अब तो बताओ फिर क्या होगा? अब तो भाई अब तो न्यू वन भी, न्यू टू भी और न्यू थ्री भी, न्यू वन के 100 एमिट होते हैं, 100 के 100 पहुँच पा रहे हैं। न्यू टू के 100 के 100 पहुँच पा रहे हैं। न्यू थ्री के भाई 100 के 100 यहाँ पर पहुँच पा रहे हैं।
क्योंकि आपने भाई इतना ज़्यादा आपने क्या लगा दिया है। और इसके बाद क्योंकि भाई अब जितने एमिट होते हैं अगर इंटेंसिटी बराबर है न्यू1 न्यू2 न्यू3 की भाई, तो उनका नंबर क्या होएगा, एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर क्या होता है, बराबर, वो बिल्कुल डिफरेंट नहीं होएगा। लेकिन जीरो पोटेंशियल पे या इस पोटेंशियल पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट में जो डिफरेंस था वो इसलिए कम नहीं था कि भाई फोटो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम है एमिट होने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन्स का, नहीं, कलेक्टर प्लेट तक पहुंचने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर क्या होता है भाई, वो अलग था, इसीलिए फोटो इलेक्ट्रिक करंट में क्या था, डिफरेंस। लेकिन जब आपने बहुत ज़्यादा आपने क्या लगा दिया, पॉजिटिव पोटेंशियल कलेक्टर प्लेट के ऊपर, तो सारे के सारे अगर भाई ये फोटो इलेक्ट्रॉन पहुंच पाएंगे कलेक्टर प्लेट तक, तो वो क्योंकि उनका नंबर बराबर है 100 100 100 और सारे पहुंच पा रहे हैं, तो तीनों एक सी अमाउंट का करंट क्या करेंगे, क्रिएट। तो यहाँ से भाई ये बात साबित होती है कि जो नंबर ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप ये बात ध्यान रखना भाई कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट मतलब अगर हम इस मैक्सिमम वोल्टेज को छोड़ दें, इस भाई बहुत हाई कलेक्टर प्लेट, इस बहुत हाई एनोड पोटेंशियल को छोड़ दें, तो बाकी जो पोटेंशियल हैं, जीरो पोटेंशियल हैं, उन पे डिफरेंस हो सकता है, उन पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट में डिफरेंस हो सकता है। एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स में नहीं, सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक करंट में डिफरेंस हो सकता है, समझे बात, ओके। लेकिन नंबर ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स तीनों केस में क्या होंगे, बराबर, ओके। लेकिन जब आपने भाई बहुत ज़्यादा आपने क्या बढ़ा दिया, कलेक्टर प्लेट को आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पोटेंशियल पे ले गए, तब तीनों का फोटो इलेक्ट्रिक करंट, देखो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकंड, वो तो तीनों का ही बराबर, तीनों फ्रीक्वेंसी कोरस्पॉन्डिंग क्या है बराबर, क्योंकि तीनों की फ्रीक्वेंसी क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, ज़्यादा, और इंटेंसिटी तीनों की सेम है, और नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड करता है इंटेंसिटी के ऊपर भाई, ओके। तो जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट में डिफरेंस था वो इसलिए नहीं था कि नंबर ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग थे, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स रीचिंग टू द कलेक्टर प्लेट वो डिफरेंट थे, इसीलिए फोटो इलेक्ट्रिक करंट में डिफरेंस था। लेकिन बहुत ज़्यादा कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल बढ़ाने पर, क्योंकि जितने एमिट होते हैं सारे सारे पहुंच पाएंगे, तो करंट क्या हो जाएगा, सैचुरेट। तो यहाँ से ये बात साबित होती है कि जो एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स है वो तो डिपेंड करती है इसके ऊपर भाई, फ्रीक्वेंसी के ऊपर, ना कि इंटेंसिटी के ऊपर। तो यहाँ से हमने ये बात पता लगाई कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स तो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, वो तो डिपेंड करती है, लेकिन जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड है, यानी कि रेट ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन, जो रेट है वो इंडिपेंडेंट होती है फ्रीक्वेंसी के। अब हम देखते हैं भाई जो चौथा, ठीक है। अब आप ये देखो भाई, अब आपने फ्रीक्वेंसी आपने क्या रखनी है, कांस्टेंट, और आपने इंटेंसिटी आपने डिफरेंट करनी है, ओके। फ्रीक्वेंसी आपने क्या करना है, अब आपने एक क्या बोलते हैं, आपने भाई एक इंसिडेंट रेडिएशन ली, उसकी फ्रीक्वेंसी आपने क्या रखी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से आपने क्या रखी है, ज़्यादा रखी है, और उनकी इंटेंसिटी क्या है, I3, I2 और I1। तो अब आप ये देखें भाई, I3 ज़्यादा है, I2 कम हो, और I1 सबसे कम है, ये इंटेंसिटी है। तो आपको साफ साफ नज़र आ रहा होगा कि I1 में, ये तो आपको पता है भैया, तो क्या है इनके करंट जीरो पोटेंशियल पे, और जब आपने बहुत ज़्यादा आपने क्या लगा दिया, एनोड पोटेंशियल, ठीक है, तो भाई क्या आ जाएंगे भाई, आपको पता सपोर्ट करना पड़ता है इनको भाई, ठीक है, ताकि जो लेस एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है वो भी कहाँ तक पहुँच पाएँ, कलेक्टर प्लेट तक। तो आप ये देखो, जब आपने I1 की बजाय आपने I2 कर दिया, तो नंबर ऑफ, यानी कि सैचुरेशन करंट बढ़ जाता है, सैचुरेशन करंट बढ़ जाएगा, इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकंड वो भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और I3 देखो भाई, वो I3 में और भी बढ़ जाता है, यानी कि जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ती है तो सैचुरेशन करंट बढ़ता है, और सैचुरेशन करंट बढ़ता है, इसका मतलब नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकंड वो भी बढ़ता है, ओके। लेकिन क्योंकि तीनों का जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, यानी कि जब आपने I1, क्योंकि तीनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, जब आपने I1 इंटेंसिटी क्या आपने रेडिएशन डाली, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल आता है ये, और सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल है
और सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल भाई I3 का। यानी कि इंटेंसिटी बढ़ाने से जो स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं बदलता, फ्रीक्वेंसी आप सेम रखो, इंटेंसिटी बढ़ाने से अगर कलेक्टर प्लेट का जो स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब भाई कलेक्टर प्लेट का वो नेगेटिव पोटेंशियल जो कि मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन अप्रोच कर रहा है, उसको रोकने के लिए जो पोटेंशियल रिक्वायर्ड नेगेटिव, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो आपने एक बात देखी कि I1 के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल वही है, यानी कि जब भैया आप न्यू फ्रीक्वेंसी के साथ I1 इंटेंसिटी के आप रेडिएशन डालते हो तब भी स्टॉपिंग पोटेंशियल वही है, I2 के साथ में स्टॉपिंग पोटेंशियल वही है। यानी कि इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी बढ़ाने पर स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं बढ़ता। स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं बढ़ता इसका मतलब कि मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन जो कि अप्रोच करने लग रहा है कलेक्टर प्लेट को, उसकी एनर्जी भी नहीं बढ़ती। और अगर उसकी एनर्जी नहीं बढ़ती तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि एनर्जी है जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, जो एनर्जी है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, वो इंटेंसिटी के तो क्या है, इंडिपेंडेंट। और जो नंबर है फोटो इलेक्ट्रॉन्स का, क्योंकि भाई करंट लगातार क्या हो रहा है बताओ भाई, इंटेंसिटी बढ़ाने पर करंट लगातार क्या होता बढ़ता है भाई, ठीक है, डबल या ट्रिपल होता है, ठीक है। तो इंटेंसिटी बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी तो सेम रहती है, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता है। और अगर सैचुरेशन करंट बढ़ता है इसका मतलब नंबर ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बढ़ते हैं। तो इसको हम कैसे कंक्लूड करेंगे कि रेट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ठीक है। और जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के ऊपर। ओके, अब भाई क्लासिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब हम एक बारी भाई जो क्लासिकल एक्सपेक्टेशन है भाई वो देख लेते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की क्लासिकल एक्सपेक्टेशंस क्या थी, ठीक है। अब ये मैंने आपको बताया था कि जो क्लासिकल थ्योरी है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को क्या मानती है, वेव। और वेव क्योंकि कॉन्टिन्यूस होती है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी का एब्जॉर्प्शन या एमिशन सिर्फ कैसे हो सकता है, कॉन्टिन्यूसली, पहला पॉइंट। और दूसरा, जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो डिपेंड करती है उसकी इंटेंसिटी के ऊपर। तो भाई पहली एक्सपेक्टेशन तो ये थी क्लासिकल मैकेनिक्स की कि ऑल रेडिएशंस शुड बी एबल टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर फ्रीक्वेंसीज और इंटेंसिटीज। क्यों भाई, ऐसा क्यों? क्योंकि आप ये देखो कि भाई, क्योंकि आप ये देखें कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स है, ये तो इस बात पे तो क्लासिकल मैकेनिक्स भी एग्री करती है कि इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ वो पक्का भाई एनर्जी लेके एमिट हुआ है, मेटल प्लेट से वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके एमिट हुआ है, ठीक है। तो अब ये क्या कहती है कि एनर्जी भाई कैसे एब्जॉर्ब होती है, एमिट होती है कॉन्टिन्यूसली। इसका मतलब ये है, और इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करती है, यानी कि फ्रीक्वेंसी का तो ये कोई ताल्लुक ही नहीं मानती। और अब आप खुद सोचें कि अगर मान लें हमारे पास 3 अलग अलग रेडिएशन है, तो जो हाई एनर्जी रेडिएशन है यानी कि जो, और वही मानती है कि मोर की इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है, तो जो मोर इंटेंस रेडिएशन होंगी वो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी से जल्दी भर देंगी, और जो लो इंटेंसिटी की रेडिएशन होंगी यानी कि जो लो एनर्जी की रेडिएशन होंगी अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स, वो क्योंकि कॉन्टिन्यूसली इलेक्ट्रॉन को एनर्जी सप्लाई करते रहेंगे भाई, ठीक है। तो एक टाइम भी ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी से बिल्कुल भर जाएगा, और जितनी एनर्जी उसको रिक्वायर्ड है मेटल प्लेट छोड़ने के लिए वो उसको मिल जाएगी, और उसको भी छोड़ के चला जाएगा, ठीक है। इसका मतलब तो हुआ भाई कि कोई भी रेडिएशन हो, क्योंकि फ्रीक्वेंसी से तो एनर्जी का ताल्लुक ही नहीं मानती क्लासिकल मैकेनिक्स, तो फ्रीक्वेंसी तो भूल ही जाओ। इसका मतलब तो ये है कि कोई भी रेडिएशन हो, किसी भी इंटेंसिटी की, किसी भी फ्रीक्वेंसी की, सभी को इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करवाना चाहिए। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पर 3 ये रेडिएशन है, ν1, ν2 और ν3। ν3 ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, ν2 कम है और ν1 सबसे कम है, और इन तीनों की इंटेंसिटी मैंने क्या रखी भाई, बराबर रखी है। तो ν3 फ्रीक्वेंसी ने इलेक्ट्रॉन को एमिट करवाया एनर्जी के साथ, मतलब काफ़ी स्पीड से। ν2 में इलेक्ट्रॉन जस्ट एमिट ही होता है,
और न्यू 1 में एमिट ही नहीं हुआ, हालांकि इंटेंसिटी बराबर थी। अब क्लासिकल मैकेनिक्स तो ये मानेगी ना कि भाई क्योंकि इन तीनों की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती रहे, क्योंकि इन तीनों की इंटेंसिटी बराबर है तो इन तीनों के अंदर एक सी एनर्जी है, तो ये तीनों जब पड़ेंगी इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो अगर ये दोनों रेडिएशन इलेक्ट्रॉन को एमिट करवा पा रही हैं, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवा पा रही हैं, तो इसको भी इलेक्ट्रॉन को एमिट करवाना चाहिए, इजेक्ट करवाना चाहिए कि नहीं भाई? ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये इससे नहीं करवाया। ओके, तो क्लासिकल मैकेनिक्स की जो प्रेडिक्शन थी वो क्या होती है पर भाई? फेल होती है, वो मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग तो भाई सभी रेडिएशंस को इलेक्ट्रॉन को एमिट करना चाहिए। ठीक है, इवन जो हाई इंटेंसिटी रेडिएशन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये तो यही मानती है कि इलेक्ट्रॉन एमिट कैसे होगा? एनर्जी एब्जॉर्ब करके। तो हाई इंटेंसिटी रेडिएशन क्या करेंगी? एनर्जी जल्दी सप्लाई करेंगी। जैसे आप अगर ट्यूबवेल के नीचे भाई कोई बकेट रखते हो तो जल्दी भरती है, सिंपल सी बात है। अगर आप एक जो सिंपल भाई एक जो टैप होती है उसके नीचे आप बकेट रखते हो तो वो लेट भरती है। हालांकि पानी की सप्लाई क्या है भाई? कॉन्टिन्यूअस, ट्यूबवेल से भी और टैप से भी। लेकिन भाई अगर मान लिया भाई ट्यूबवेल क्योंकि भाई ज़्यादा पानी भाई सप्लाई कर रहा है, ठीक है, पर सेकंड, तो वो उसको जल्दी भर देगा बकेट को, और टैप से वो भाई वो बकेट क्या होगी? लेट भरेगी। तो सिमिलरली भाई, लेकिन दोनों भर देंगे, भर तो देंगी ना, ट्यूबवेल से भाई टैप हो। सिमिलरली हाई इंटेंसिटी की रेडिएशन क्या करेंगी? इलेक्ट्रॉन को एनर्जी से जल्दी फिल कर देंगी, और लो इंटेंसिटी की रेडिएशन क्या करेंगी? इलेक्ट्रॉन को थोड़ा लेट फिल कर देंगे, लेकिन फिल जरूर करेंगे भाई। यानी कि सभी रेडिएशंस को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करना चाहिए। ये एक्सपेक्टेशन थी, पहली एक्सपेक्टेशन थी क्लासिकल मैकेनिक्स की। अब देखते हैं भाई दूसरी एक्सपेक्टेशन। इंसिडेंट रेडिएशंस विद लो इंटेंसिटी आर एक्सपेक्टेड टू शो ए डिलेड एमिशन। अरे भाई ये बात भी जायज़ है भाई इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, कि क्लासिकल मैकेनिक्स का ये भी मानना था कि भाई क्योंकि एनर्जी कॉन्टीन्यूसली यहाँ पर सप्लाई होती है और इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करती है, तो जो लो इंटेंसिटी की रेडिएशन होंगी वो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देंगी भाई। तो रेडिएशन, तो लो इंटेंसिटी की रेडिएशन गिरने में और इलेक्ट्रॉन के एमिट होने में क्या कुछ टाइम का डिले एक्सपेक्टेड नहीं है? क्योंकि भाई मान लिया हाई इंटेंसिटी रेडिएशन आप डालोगे, तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हाई इंटेंसिटी रेडिएशन ज़्यादा एनर्जी की रेडिएशन है, तो वो तो इलेक्ट्रॉन को जल्दी भर देगी। यानी कि भाई वहाँ पर चलो भाई रेडिएशन के गिरने में और इलेक्ट्रॉन के एमिशन में डिले बहुत ही कम होगा, तो उसको हम चलो भाई ना कंसिडर करें। लेकिन जब जैसे जैसे मैं इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी घटाऊं, तो क्या इलेक्ट्रॉन के एनर्जी से भरने में टाइम ज़्यादा और ज़्यादा नहीं लगना चाहिए क्या? तो इलेक्ट्रॉन के एमिट होने का जो टाइम है और रेडिएशन गिरने का जो टाइम है, उन दोनों में डिले बढ़ना चाहिए ना। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं हुआ भाई। अगर मान लिया न्यू 1 फ्रीक्वेंसी, मान लिया कोई फ्रीक्वेंसी न्यू, और वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या है ज़्यादा, तो वो क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करवा देती है। अब आप उसकी इंटेंसिटी बढ़ाओ या घटाओ, उससे इस बात के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। हर बारी जो भाई एमिशन था वो क्या था? इंस्टेंटेनियस, कोई डिले नहीं था इंसिडेंट रेडिएशन और एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। ओके, वो 10 की पावर -8 सेकंड का आपको पता है भाई, वो तो क्या बोलते हैं सभी के लिए सेम है और वो बहुत कम होता है। और तीसरा पॉइंट क्या था? द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन शुड इंक्रीज विद द एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड हेंस इंटेंसिटी। ये मैंने आपको बताया था भाई। तीसरी एक्सपेक्टेशन क्या थी क्लासिकल मैकेनिक्स की? कि जब रेडिएशन पड़ेगी, अगर मैं उसकी इंटेंसिटी बढ़ा देता हूँ, अगर मैं इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी बढ़ा देता हूँ, तो क्या उसका भाई एम्पलीट्यूड, देखो एक तो ये वेव हो और एक ये वेव हो, मतलब जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जाए। तो अगर मैं इंसिडेंट रेडिएशन का एम्पलीट्यूड बढ़ा देता हूँ, तो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स का एक तरह से भाई उनकी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ जाती है? ज़्यादा स्ट्रेंथ के क्या बोलते हैं भाई इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करते नहीं आएंगे मटेरियल के ऊपर। तो जब ज़्यादा स्ट्रेंथ के ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स आएंगे,
तो इलेक्ट्रॉन की जो ऑसिलेशन है वो और ज़्यादा क्या होनी चाहिए, इंटेंस, और ज़्यादा क्या होनी चाहिए भाई, तेज़। तेज़ का मतलब क्या, और ज़्यादा भाई वो विग्रस होनी चाहिए भाई। और जब वो क्या बोलते हैं लीनियरली ऑसिलेट करते हुए वो मेटल छोड़ के एकदम से पार निकल जाएगा, मतलब मेटल छोड़ के वो निकल जाएगा, तो उसकी जो स्पीड है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उसकी एनर्जी भाई ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि भाई क्लासिकल मैकेनिक्स तो यही मानती थी, मैंने आपको बताया था इसी लेक्चर में कि क्लासिकल मैकेनिक्स तो यही मानती थी ना कि इंसिडेंट रेडिएशन की, कि इलेक्ट्रॉन एमिट कैसे होता है, कि जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसके जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स हैं उनके साथ कौन ऑसिलेट करता है, इलेक्ट्रॉन। और भाई अगर ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स की का एम्पलीट्यूड क्या है ज़्यादा, तो इलेक्ट्रॉन मोर विग्रस फैशन में भाई ऑसिलेट करेगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा ताकत से भाई ऑसिलेट करेगा, समझे बात। और अगर वो ज़्यादा ताकत से ऑसिलेट करेगा तो उसके भाई जब वो निकलेगा तो उसकी एनर्जी होनी चाहिए ज़्यादा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन वो किसके ऊपर डिपेंड करनी चाहिए थी, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। और चौथी एक्सपेक्टेशन क्या थी क्लासिकल मैकेनिक्स की, वो ये थी कि भाई जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिपेंड करने चाहिए फ्रीक्वेंसी के ऊपर। क्यों करनी चाहिए भाई, क्योंकि जब आप कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालते हो तो फ्रीक्वेंसी को क्या मानती है, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू पॉइंट पर सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि जब हाई फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन आएगी तो वो इलेक्ट्रॉन को जल्दी बाहर निकाल देगी, और अगर वो इलेक्ट्रॉन को वो जल्दी बाहर निकाल देगी तो हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन, क्योंकि भाई उनको फटाफट ऑसिलेट करवाएगी इलेक्ट्रॉन्स को, और अगर उनको भाई वो फटाफट ऑसिलेट करवाएगी तो इलेक्ट्रॉन फटाफट निकलेंगे। इसका मतलब भाई इलेक्ट्रॉन के निकलने की जो दर है वो क्या होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करनी चाहिए, लेकिन होता उल्टा है। ओके, तो ये थी इनकी एक्सपेक्टेशन। अब हम देखते हैं कि भाई क्वांटम एक्सप्लेनेशन, ठीक है, क्वांटम मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन क्या थी। अब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की भाई एक्सप्लेनेशन क्या थी, अब ये मैंने आपको बताया था भाई। फिर 1905 के अंदर जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी थी उसको कि भाई क्योंकि प्लैंक्स ने लाइट को एक वेव ना मान के क्या मान लिया था, पार्टिकल मान लिया था, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा भाई। अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी द एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड डिसकंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, एनर्जी पैकेट्स कॉल्ड क्वांटा, एंड द एनर्जी ऑफ ईच क्वांटा इज एच न्यू, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था कि मैक्स प्लैंक ने क्या माना था कि एनर्जी का एब्जॉर्प्शन या एमिशन क्या होता है डिसकंटिन्यूअसली, और पैकेट्स की फॉर्म में होता है, और एक पैकेट की एनर्जी क्या होती है, एच न्यू, ठीक है ना, यानी कि एच यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट और न्यू यहाँ पर क्या है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब देखो भाई इससे चारों जो ऑब्जर्वेशन थे वन बाय वन। पहला ऑब्जर्वेशन क्या था भाई, पहला एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन क्या था कि फोटो इलेक्ट्रॉन सिर्फ कब एमिट होता है, जब इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा थी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। ओके, तो यहाँ से भाई हम ये बात समझ सकते हैं, क्योंकि इस थ्योरी सिंस द एनर्जी इज ई इज इक्वल टू एच न्यू, यानी एनर्जी फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है, यानी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ज़्यादा एनर्जी, भाई कम फ्रीक्वेंसी कम एनर्जी। तो इसलिए तो सिंपल सी बात है कि जब तक इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी जो बाइंडिंग एनर्जी इलेक्ट्रॉन की एच न्यू नॉट, अब इलेक्ट्रॉन की मेटल प्लेट से बाइंडिंग एनर्जी मान लिया क्या है, एच न्यू नॉट। तो जब तक आप बाइंडिंग एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी आप सप्लाई नहीं करोगे तो इलेक्ट्रॉन कैसे एमिट होएगा, आप खुद सोचें, समझे बात। जब तक इंसिडेंट रेडिएशन फ्रीक्वेंसी वर्क फंक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होती है, वर्क फंक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होती है उससे ज़्यादा नहीं होएगी तो उसके फोटोन की एनर्जी भी बाइंडिंग एनर्जी से ज़्यादा नहीं होएगी और वो इलेक्ट्रॉन को एमिट नहीं करवा पाएगा, समझे बात। तो यहाँ से भाई आपको साफ नजर आ रहा है कि E इज इक्वल टू एच न्यू, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ज़्यादा एनर्जी, कम फ्रीक्वेंसी कम एनर्जी। अगर न्यू की वैल्यू न्यू नोट से कम होएगी तो एच न्यू नोट क्या हो जाएगा, तो भाई एच न्यू क्या हो जाएगी, तो एच न्यू क्या हो जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी जो एच न्यू नोट है उससे कम हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं हो पाएगा। ओके, और दूसरा क्या था, द ट्रांसफर ऑफ, अब आपको ये पता भाई पार्टिकल टू पार्टिकल एनर्जी का ट्रांसफर हमेशा क्या होता है, इंस्टेंटेनियस। आप इसको ऐसे मान लें, यहाँ पर मान लिया भाई
आप इसको ऐसे माने कि यहाँ पर एक मार्बल रखी हुई है, ठीक है, मान लिया यहाँ पर टेबल के ऊपर एक मार्बल रखी हुई है और एक मार्बल से मैं इस मार्बल को स्ट्राइक करता हूँ, तो क्या इस मार्बल से उस मार्बल को जब टकराते हैं तो क्या इस मार्बल से काइनेटिक एनर्जी का ट्रांसफर उस मार्बल पे एकदम से होता है कि क्या बोलते हैं भाई कॉन्टिन्यूसली होता है? एकदम से होता है बिल्कुल भाई, इंस्टेंटेनियस। कि उसमें कोई डिले होता है कि मैं भाई यहाँ से इसको मार्बल से स्ट्राइक कर दूँ और फिर 3 मिनट तक मैं वेट करूँ, फिर दूसरी मार्बल वहाँ से कूद के चली जाए, कभी ऐसा होता है क्या? मार्बल से आपने मार्बल टकराई है तो हमेशा अगर इसके पास सफिशिएंट एनर्जी है, जिस मार्बल से आपने स्ट्राइक किया, अगर उसके पास भाई सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी है उस मार्बल को डिस्प्लेस करने की, तो हमेशा वो उसी टाइम पे वहाँ से क्या हो जाएगी डिस्प्लेस, आपको उसमें फिर वेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हमको पता है कि पार्टिकल टू पार्टिकल एनर्जी का ट्रांसफर क्या होता है हमेशा इंस्टेंटेनियस, इसीलिए भाई कोई डिले आपको देखने को नहीं मिलता। अब हम तीसरा पॉइंट देखते हैं, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी कि अगर इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी अगर क्या है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है, एनर्जी इक्वल टू वर्क फंक्शन इज यूज्ड फॉर द आयनाइजेशन, तो भाई जो वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी होगी फोटोन के अंदर, वो तो उसको अरे भाई इलेक्ट्रॉन के वर्क फंक्शन के जो बराबर एनर्जी होगी फोटोन के अंदर, वो तो उस इलेक्ट्रॉन को आयनाइज करने में खर्च हो जाएगी और बची हुई एनर्जी उस एमिटेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में क्या हो जाएगी ट्रांसफॉर्म, इजंट इट? ठीक है, तो आप इसको आप ऐसे माने भाई, माने न्यू फ्रीक्वेंसी क्या है न्यू नॉट से ज़्यादा, यानी कि एच न्यू विल बी इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वेयर। अब आप हाफ इस एच नॉट को आप इस साइड फेंक दें तो बताओ क्या था हमारे पास, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी हाफ एम वी स्क्वेयर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। समझ गए बात? यानी कि भाई जो डिफरेंस होएगा, यानी कि फोटोन की एनर्जी में अगर फोटोन की एनर्जी क्या है ज़्यादा और एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन इज लेस, वो कम है, तो उनका जो डिफरेंस होएगा वो उसकी काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा। आप इसको ऐसे मानने कि आपने भाई वीरेंद्र सहवाग को देखा होगा, और भाई मेरे भी फेवरेट प्लेयर हैं राहुल द्रविड़, ठीक है, हालांकि मैं क्रिकेट बहुत कम देखता हूँ, लेकिन आपने देखा होगा कि राहुल द्रविड़ जब शॉट लगाते थे तो बड़ा कैलकुलेटेड शॉट होता था, यानी कि भाई मान लिया आप ये मानो कि बॉल को बाउंड्री लाइन से पार भेजने के लिए 100 एनर्जी का शॉट चाहिए, तो राहुल द्रविड़ जस्ट भाई 100 एनर्जी का शॉट ही लगाते थे कि बॉल भाई बाउंड्री लाइन के पार ही जाती थी जस्ट, ठीक है। लेकिन वीरेंद्र सहवाग भाई वो शॉट लगाते थे 170 एनर्जी का, 170 का। इसका मतलब क्या है कि तो बॉल बाउंड्री लाइन के सिर्फ पार ही नहीं जाती थी, वो उसको पार करने के बाद भी काफ़ी दूर तक पहुंच जाती थी, उनका भी जो चौका या छक्का होता था, ठीक है। ऐसा क्यों? तो आप मानो भाई अगर मान लिया सहवाग ने शॉट लगाया 170 एनर्जी के साथ, तो 100 तो खर्च होगी उसको बॉल को भाई बाउंड्री लाइन के पार भेजने में, और 70 यूनिट एनर्जी भाई उसको भाई बाउंड्री लाइन को पार करने के बाद भी वो मोशन में रहेगी बॉल, वो एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी क्या उसकी वो 70 काइनेटिक एनर्जी, यानी कि जो बची हुई, यानी कि जो एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी है, जो एक्स्ट्रा एनर्जी जो शॉट में डाली है वीरेंद्र सहवाग ने, वो बाउंड्री लाइन के पार करने के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो जाएगी, ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, बदल जाएगी, इजंट इट? ओके, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका भाई चौथा पॉइंट। ओके, सिंस द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन, अब भाई इसके अंदर इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन का मतलब क्या होता है कि भाई नंबर ऑफ फोटोन्स स्ट्राइकिंग मेटल सरफेस पर यूनिट टाइम। अरे भाई प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, वहाँ पर लाइट की इंटेंसिटी का मीनिंग अलग था, यहाँ पर लाइट की इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ फोटोन्स स्ट्राइकिंग द सरफेस पर सेकेंड। तो अगर इंटेंसिटी हम बढ़ाएंगे तो क्या नंबर ऑफ फोटोन्स भाई जो मेटल सरफेस को स्ट्राइक कर रहे हैं वो बढ़ नहीं रहेगी, और जब ये एच न्यू नॉट यानी कि वर्क फंक्शन से ज़्यादा एनर्जी वाले फोटोन्स का नंबर अगर बढ़ जाता है, अगर मेटल सरफेस पे पड़ने वाले फोटोन्स का नंबर बढ़ जाता है और इन फोटोन्स की एनर्जी क्या है वर्क फंक्शन से ज़्यादा है, तो अगर नंबर बढ़ेगा भाई इंसिडेंट फोटोन्स का, तो क्या वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन से नहीं टकराएंगे
और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को इंस्टेंटेनियसली वहाँ से इजेक्ट नहीं करवा देंगे क्या? बिल्कुल, समझे बात? ओके, तो ये भी आपको आ गया भाई, वेरी गुड। इसलिए भाई जब नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकंड ज़्यादा कब होंगे? जब नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड ज़्यादा पड़ेंगे। और नंबर ऑफ फोटॉन्स ज़्यादा पर सेकंड कब पड़ेंगे? जब इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन क्या होगी? ज़्यादा। गुड, ठीक है भाई, ठीक है भाई। तो अब हम देखते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल से आप वर्क फंक्शन कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, तो इसके लिए आप देखें कि फाइंडिंग वर्क फंक्शन फ्रॉम स्टॉपिंग पोटेंशियल। ओके, ठीक है भाई। तो पहले आप ये बताएं कि हमने आपको बताया था, अगर मान लिया जो इलेक्ट्रॉन है उसका चार्ज है E, जिसको भाई हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करें QE से। मान लिया इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है? फोटो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है भाई? QE। इफ QE इज द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन एंड V0 इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, यानी कि जब भाई आप अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डालते हो और जो मेटल सरफेस है उससे इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, तो उन इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज तो आपको पता है भाई, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होएगा? E होएगा। और जब वो इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर प्लेट को अप्रोच करेंगे तो उनको रोकने के लिए आपको भाई कलेक्टर प्लेट के ऊपर आपको एक नेगेटिव पोटेंशियल आपको अप्लाई करना पड़ता ताकि भाई आप उसको रोक सको। मान लिया V0 क्या है? उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल, जो कि भाई आपने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले अप्रोचिंग इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए जो आपको पोटेंशियल लगाना पड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्योंकि भाई जब आप मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए पोटेंशियल अप्लाई कर देते हो तो लेस देन मैक्सिमम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स तो वैसे ही रुक जाएंगे, यानी कि अमाउंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट उस वक्त क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है, तो ये मैंने आपको भाई पहले भी बताया था कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट को जीरो करने के लिए जो आपको नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ता है कलेक्टर प्लेट के ऊपर, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल। ओके, ठीक है भाई। अब थोड़ा सा इसको रिकॉल करने के लिए भाई अगर मैं थोड़ा पीछे जाऊं, तो आपने भाई एक चीज़ आपने ज़रूर देखी थी, भाई कि अगर फ्रीक्वेंसी क्या है न्यू1 तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? -V1, न्यू2 तो -V2 और न्यू3 पे क्या है? -V3। यानी कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बढ़ती थी वैसे वैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता था, क्योंकि मैंने आपको बताया था भाई कि जैसे जैसे आप इंसिडेंट रेडिएशन की आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन है वो बढ़ जाएगी और उसको रोकने के लिए आपको ज़्यादा पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल आपको अप्लाई करना पड़ता है कलेक्टर प्लेट के ऊपर, इजंट इट? ओके, ठीक है। अब दोबारा से आप भाई एक बार यहीं पर आओ, तो ये बात आपको पता है, तो आपने करना क्या है? तो आपने सिंपली भाई करना क्या है? तो आपने सिंपली करना क्या है? अब आपने भाई ये मानो कि आपने अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की रेडिएशन डाल डाल के देखी। एक बारी आपने न्यू1 फ्रीक्वेंसी, एक बारी आपने न्यू2 फ्रीक्वेंसी, एक बारी आपने न्यू3 फ्रीक्वेंसी, एक बारी आपने न्यू4 फ्रीक्वेंसी, यानी आपने 4 अलग अलग फ्रीक्वेंसीज, और चारों फ्रीक्वेंसीज ऐसी होनी चाहिए भाई जो कि क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से एमिट करवा पाए, यानी कि उनके अंदर जो एनर्जी है वो वर्क फंक्शन से क्या हो? ज़्यादा हो। ठीक है, तो आपने 4 अलग अलग फ्रीक्वेंसीज आप ये मानो आपने डाल के देखी है मेटल प्लेट के ऊपर। ओके, तो न्यू1 फ्रीक्वेंसी के ऊपर आपको भाई ओके, खैर मैं आपको भाई अब आप ये बताएं, तो वो तो भाई स्टॉपिंग तो आप ये बताएं कि न्यू1 फ्रीक्वेंसी ये मानो भाई कम है, न्यू2 फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, न्यू3 फ्रीक्वेंसी और ज़्यादा है और न्यू4 फ्रीक्वेंसी और भी ज़्यादा है। तो न्यू1 फ्रीक्वेंसी आप डालोगे तो उससे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी के फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे ना, और जितने ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी के फोटो इलेक्ट्रॉन्स अप्रोच करेंगे कलेक्टर प्लेट को उतना ही ज़्यादा आपको भाई कलेक्टर प्लेट के ऊपर नेगेटिव पोटेंशियल आपको अप्लाई करना पड़ेगा। मान लिया कलेक्टर प्लेट के ऊपर आपने पोटेंशियल आपने कितना लगाया है? V0, और चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन कितना मान लिया? QE। तो इलेक्ट्रॉन को अप्रोच करने से रोकने के लिए आपको उसकी काइनेटिक एनर्जी को बैलेंस करना पड़ेगा, यानी कि आपने जो वर्क डन करना है वो एक तरह से काइनेटिक एनर्जी के बराबर करना है। जितनी काइनेटिक एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन अप्रोच कर रहा है आपको उसके बराबर वर्क करना पड़ेगा, तभी आप उस इलेक्ट्रॉन को रोक पाओगे। और वर्क आप इस केस में आप कैसे निकालोगे कि भाई चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल अप्लाइड, तो ये आपकी क्या हो जाए? काइनेटिक एनर्जी।
जब आप ये आपका जो वर्क डन है यानी कि चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाई चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाई द स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो ये जो वर्क डन हो तो ये जो वर्क डन होएगा ये आपका बराबर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी के बराबर, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी मैंने आपको बताई थी क्या होती है, हाफ mv² इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ठीक है। अब आप ये बताएं कि ये जो इक्वेशन है कि भाई काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ये क्या आपको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन नजर नहीं आती, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, वाई की जगह पे बताओ कौन है काइनेटिक एनर्जी और x की जगह पे कौन वेरिएबल है, क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, ठीक है। स्लोप क्या हो जाएगा आपका प्लैंक्स कांस्टेंट और इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा आपका माइनस एच न्यू नॉट, ठीक है। इसका मतलब ये है, आप इसको एक्सपेरिमेंट लिया, आप इसको ऐसे समझने की ट्राई करो कि आपने करना क्या है, क्योंकि आपने भाई किसी मेटल का वर्क फंक्शन निकालना है, आपने किसी मेटल का वर्क फंक्शन कैलकुलेट करना है, तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, तो आपने करना क्या है कि आपने भाई उस मेटल के ऊपर 4 अलग अलग फ्रीक्वेंसी से स्ट्राइक किया, एक बारी आपने उसके ऊपर न्यू 1 फ्रीक्वेंसी, एक बारी न्यू 2, एक बारी न्यू 3, एक बारी न्यू 4, आपने 4 अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के से आपने भाई उस मेटल सरफेस को आपने स्ट्राइक किया। फिर आपने देखा कि न्यू 1 फ्रीक्वेंसी से जब इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं तो उनमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए जो पोटेंशियल लगता है, ठीक है, वो पोटेंशियल आपने नोट कर लिया, उस पोटेंशियल को आपने मल्टीप्लाई कर दिया चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन से, तो आपको ये पता लग गया कि भाई उस इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए आपने कितना वर्क करना पड़ता है, वो वर्क उसकी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के बराबर होएगा, इजंट इट। फिर आप ये देखें कि न्यू 2 फ्रीक्वेंसी डालने पर जब फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं तो उन फोटो इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए आपको कितना वर्क करना पड़ता है, ठीक है, उसके लिए आपको ज़्यादा पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा, तो दूसरी बारी पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाई चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर आपने न्यू 3 फ्रीक्वेंसी पे आपने स्टॉपिंग पोटेंशियल नोट कर लिया, फिर आपने न्यू 4 फ्रीक्वेंसी पे आपने स्टॉपिंग पोटेंशियल नोट कर लिया, यानी कि आपने सिंपली क्या करना है, आपने न्यू 1, न्यू 2, न्यू 3, न्यू 4 आपने 4 फ्रीक्वेंसी डालनी है और उन चारों के ऊपर आपने क्या नोट करने हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल्स, उन स्टॉपिंग पोटेंशियल्स को आपने किससे मल्टीप्लाई कर देना है चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन्स, तो आपको ये पता लग जाएगा कि उन फ्रीक्वेंसीज से एमिट होने वाले मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए कितना कितना आपको वर्क करना पड़ता है, वो वर्क ही क्या होगा उन इलेक्ट्रॉन्स काइनेटिक एनर्जी के बराबर होएगा, ओके, ठीक है भाई। उसके बाद तो आपने काइनेटिक एनर्जी आपने प्लॉट कर दी वर्सेस फ्रीक्वेंसी, तो आप क्या बोलोगे, तो आप ये बताओ, अगर आपने भाई 10th क्लास आपने 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, वहाँ पर आप किसी इक्वेशन का आप ग्राफ प्लॉट नहीं करते हो, जैसे आपके पास क्या होता था y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 होता था, तो आप क्या करते थे, आप पहले एक टेबल बनाते थे ऐसे, ठीक है, उसमें एक यहाँ पर x और यहाँ पर y, आप x की वैल्यू पुट करते जाते हो और कॉरस्पॉन्डिंगली आपके पास y की वैल्यू आती जाएंगी, तो सिमिलरली अब आपने क्या करना, और जब आपके पास भाई एक्स वाई कॉलम का डेटा तैयार हो जाता है तब आप उसको भाई ऐसे ग्राफ पेपर पे आप प्लॉट करते हो कि x की वैल्यू इतनी, y की वैल्यू इतनी, x की वैल्यू इतनी, y की वैल्यू इतनी, तो सिमिलरली आपने यहाँ पर क्या करना, आप क्या बोलोगे यहाँ पर भाई कि इतनी फ्रीक्वेंसी डालने पर इतनी काइनेटिक एनर्जी, न्यू 1 फ्रीक्वेंसी डालने पर इतनी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या शो कर रहा है, ये पॉइंट शो कर रहा है कि न्यू 1 फ्रीक्वेंसी डालने पर कितनी काइनेटिक एनर्जी है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट तो क्या शो करता है, एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब ये है कि इसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और इसकी वर्टिकल डिस्टेंस क्या है, इसका वाई पॉइंट, ठीक है। तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या शो करता है, फ्रीक्वेंसी यूज्ड, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, और इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या बताता है आपको, भाई इसका वाई कोऑर्डिनेट आपको क्या बताएगा कि भाई उस फ्रीक्वेंसी से कितनी काइनेटिक एनर्जी क्रिएट होती है एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन के अंदर। फिर आपने भाई ये क्या है, ये पॉइंट क्या शो करता है, न्यू 3 फ्रीक्वेंसी और उस पे काइनेटिक एनर्जी, और ये पॉइंट का एक्स क्या शो करता है, न्यू 4 फ्रीक्वेंसी, और इसका वाई क्या शो करता है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो आपने 4 अलग अलग फ्रीक्वेंसीज डाल के और उन पे एमिट होने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन्स की आपने काइनेटिक एनर्जी नोट कर ली, और आपने फिर भाई वाई और आपने उनको भी प्लॉट कर दिया सिंपली, वाई पे तो आपने क्या ले दिया काइनेटिक एनर्जी और एक्स पे आपने क्या ले दिया फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो आपके पास ग्राफ आ जाएगा। तो आप ये बताएं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू बाई एच न्यू नॉट, तो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस न्यू, तो इसमें स्लोप क्या होएगा प्लैंक्स कांस्टेंट, यानी कि अगर मैं इस लाइन को मिला के, इन चारों पॉइंट्स को फिर मैं मिला के एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा भाई, ठीक है। अब इस लाइन का अगर मैं स्लोप निकाल लेता हूं तो स्लोप तो क्या होएगा एग्जैक्टली प्लैंक्स कांस्टेंट के बराबर होएगा, जो प्लैंक्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू, और कमाल की बात ये थी जब भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के थ्रू जो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू आती है वही वैल्यू कब मिलती है, जब आपने भाई जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन था उसके अंदर जो मैक्स प्लैंक ने भाई प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू बताई थी, एग्जैक्टली वही वैल्यू आपको यहाँ पर मिलती है, ओके, ठीक है भाई। और जब आपने इसको भाई, और इसके बाद जब आपने इसको फर्दर एक्सटेंड कर दिया तो ये तो न्यू नोट तो क्या हो जाएगा आपका एक्स पे इंटरसेप्ट,
लेकिन आप इसको फर्दर एक्सटेंड करोगे तो नीचे जाके यहाँ पर काटेगा भाई, ठीक है। ये एक्स इसको हमने एक्सटेंड किया, इसको भाई एक्सटेंड किया, तो यहाँ जाके यहाँ काटेगा, ठीक है बात। तो ये इंटरसेप्ट क्या बनेगा इसका, माइनस एच न्यू नॉट। इसको आप ऐसे देखें एक बारी, आप इसको ऐसे देखें, ठीक है। जैसे आप ये देखें भाई, देखो वहाँ पे यहाँ पर मैंने इसको और भी ज़्यादा एक्सटेंड कर रखा है। अब की बारी देखो, वर्टिकल एक्सिस पे तो कौन है, काइनेटिक एनर्जी, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे कौन है भाई, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को आपने भाई 10⁻⁴ से यहाँ पर डिवाइड कर रखा था कि भाई थोड़े सिंपल नंबर क्रिएट हो जाए, ओके, ठीक है। तो आप ये देखें भाई, आपने यहाँ पर 4 अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे काइनेटिक एनर्जी नोट की, उसके बाद आपने उनको मिला के और भाई इनमें से आपने एक लाइन प्लॉट कर दी, और जब आपने इस लाइन को फर्दर एक्सटेंड किया है तो ये तो हो जाएगी आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और आपने इसको फर्दर एक्सटेंड किया तो वाई पे जाके ये इंटरसेप्ट कहाँ जाएगा, वाई पे जाके ये इंटरसेप्ट भाई कहाँ जाएगा, ध्यान से देखो इंटरसेप्ट क्या होता है, माइनस एच न्यू नॉट, ठीक है। तो ये जो इंटरसेप्ट है, तो आप ये बताओ कि अगर आप काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी प्लॉट करते हो तो स्लोप क्या होगा ग्राफ का, प्लैंक्स कांस्टेंट, और इंटरसेप्ट क्या होगा, माइनस एच न्यू नॉट। तो थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ द इंटरसेप्ट फॉर द प्लॉट ऑफ काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन क्या होता है, माइनस एच न्यू नॉट। तो माइनस एच न्यू नॉट क्या भाई, थ्योरेटिकल इंटरसेप्ट। आप ये देखिए अब कि एक्सपेरिमेंटल इंटरसेप्ट क्या है, देखिए यहाँ पर जिंक के लिए एक्सपेरिमेंटल इंटरसेप्ट क्या है, -4.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये -4.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो क्या है, एक्सपेरिमेंटल इंटरसेप्ट, और थ्योरेटिकल इंटरसेप्ट क्या है, माइनस एच न्यू नॉट। यानी कि थ्योरेटिकल इंटरसेप्ट आपने पुट करना पड़ेगा एक्सपेरिमेंटल इंटरसेप्ट के बराबर, मतलब आपने थ्योरेटिकल इंटरसेप्ट को एक्सपेरिमेंटल इंटरसेप्ट के आपने इक्वल पुट करना पड़ेगा। तो माइनस एच न्यू नॉट किसके बराबर हो जाएगा, -4.3, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, एच न्यू नॉट क्या आएगा आपके पास 4.3। यानी कि आप सिंपली वाई एक्सिस पे जो आप इंटरसेप्ट निकालते हो और उसका साइन चेंज कर देते हो तो आपके पास इमीडिएटली क्या जाता है, वर्क फंक्शन फॉर दैट पर्टिकुलर मेटल। यानी कि यहाँ पर जिंक का अगर एक्सपेरिमेंटल इंटरसेप्ट वाई एक्सिस पे, अगर जिंक मेटल के लिए काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ है उसमें इंटरसेप्ट क्या है, -4.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट क्या है, -4.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और थ्योरेटिकल इंटरसेप्ट क्या होता है, माइनस एच न्यू नॉट। यानी कि माइनस एच न्यू नॉट ही क्या है, -4.3, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और एच न्यू नॉट क्या बन जाएगा आपका 4.3, यानी कि 4.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही क्या है जिंक का, यानी कि 4.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही क्या है भाई जिंक के लिए वर्क फंक्शन। तो ऐसे आपको भाई इसका वर्क फंक्शन कैलकुलेट करना आ जाता, समझे मेरी बात, ठीक है। अच्छा, आपने एक बात और गौर की भाई कि यहाँ पर जो एच न्यू नॉट है, माइनस एच न्यू नॉट, ये इंटरसेप्ट, लेकिन ये वाई एक्सिस पे है, और जो एच है ये स्लोप है, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस पे अगर आप इसको भाई, अगर आप इस इक्वेशन को न्यू के लिए रीअरेंज करोगे, यानी कि आप डिपेंडेंट वेरिएबल न्यू को बना देते हो, ठीक है, तो आपको पता लगेगा कि न्यू एक्सिस पे, यानी कि फ्रीक्वेंसी एक्सिस पे इंटरसेप्ट क्या बनेगा, न्यू नॉट। ये आपको ग्राफ थ्योरी में पढ़ाया जाएगा, ओके। खैर फिलहाल तो यही है कि वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट क्या है आपका, माइनस एच न्यू नॉट, और स्लोप क्या है एच। लेकिन कई बुक्स में आपने एक चीज़ देखी होगी कि भाई जो प्लॉट करते हैं, वो जो प्लॉट होता है वो प्लॉट आमतौर पे तो क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी प्लॉट करते हैं। लेकिन कई बुक्स में आप देखोगे कि स्टॉपिंग पोटेंशियल को ही प्लॉट कर देते हैं, किसके वर्सेस, स्टॉपिंग पोटेंशियल को ही प्लॉट कर देते हैं भाई फ्रीक्वेंसी के वर्सेस। तो इसको आपने कैसे डील करना है, आप ये देखें कि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। अब अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को किससे रिप्लेस कर देता हूँ, क्यू ई वी नॉट, ठीक है। तो भाई आप काइनेटिक एनर्जी की बजाय आप यहाँ पर क्या लिख दें भाई, क्यू ई वी नॉट, यानी कि चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाई स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो क्या हो जाएगा, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट आपका ये आ जाएगा। देखिए आप, तो काइनेटिक एनर्जी को आपने किससे रिप्लेस कर दिया, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाई स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो क्यू ई वी नॉट शुड बी इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ठीक है। अब आप ये देखें कि यहाँ पर आपको क्यू ई दूसरी साइड आपको फेंकना पड़ेगा, ठीक है। क्यू ई आपने फिर भाई दूसरी साइड आपने फेंक दिया, तो यहाँ बताओ फिर क्या आ जाएगा, यहाँ आपके पास आ जाएगा एच बाई क्यू ई इंटू न्यू और माइनस एच न्यू नॉट बाई क्यू ई। यानी कि अब आप ये देखें, ये तो एक कांस्टेंट है, ये तो क्या होगा भाई इंटरसेप्ट। अब ये भी क्या है, ये तो आपका है वाई, ये तो क्या है आपका वाई, और एच बाई क्यू ई क्या है आपके लिए स्लोप, यानी कि एम, और न्यू क्या है एक्स, और सी की बजाय यहाँ पर क्या है माइनस एच न्यू नॉट बाई क्यू ई। यानी कि ये भी फिर से क्या बन गई, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यानी आप स्टॉपिंग पोटेंशियल को प्लॉट करते हो न्यू के वर्सेस, तब स्लोप क्या आएगा, एच बाई क्यू ई,
और इंटरसेप्ट क्या आएगा आपके पास भाई -h/क्यू। तो आप यहाँ पर देखें भाई, यानी कि अब की बार आपने फ्रीक्वेंसी वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल आपने प्लॉट कर दिया है, तो स्लोप देखो क्या आता है भाई, h/क्यू, स्लोप पॉजिटिव है, और इंटरसेप्ट क्या आएगा वाई एक्सिस पे -h/क्यू। देखो मैंने आपको बताया था, अगर आप वाई एक्सिस पे स्टॉपिंग पोटेंशियल ना लेके आप काइनेटिक एनर्जी लेते थे, तो यहाँ पर -h0 था, स्टॉपिंग पोटेंशियल आने पर सिर्फ क्या हो जाएगा -h0/क्यू। यानी कि अगर भाई कोई ये बोल दे कि स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी प्लॉट कर रखी है, तब बताओ वाई एक्सिस पे क्या इंटरसेप्ट होएगा, तो तब आपने क्या बोलते हैं वर्क फंक्शन नहीं बोलना है, सॉरी नेगेटिव ऑफ द वर्क फंक्शन नहीं बोलना है, आपने क्या बोलना है नेगेटिव ऑफ द वर्क फंक्शन, यानी कि -h0 डिवाइडेड बाई चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। ओके ठीक है भाई, तो ये आपको पता लग गया भाई कि स्लोप इस केस में क्या हो जाएगा स्लोप क्या हो जाएगा h/क्यू, और इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा -h0/क्यू। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं रॉबर्ट मिलिकन वर्सेस अल्बर्ट आइंस्टाइन ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, रॉबर्ट मिलिकन वर्सेस अल्बर्ट आइंस्टाइन ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब आप ये देखें, अब मैंने आपको बताया था भाई जो रॉबर्ट मिलिकन थे, ठीक है, वो एक एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट थे। ठीक है, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 में जब ये एक्सप्लेनेशन दिया, तो इसके ऊपर बड़ा डिस्प्यूट स्टार्ट हो गया भाई। ठीक है, क्योंकि इसमें अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को कैसे माना है डिस्कॉन्टिन्यूस, और डिस्कॉन्टिन्यूस क्या होते हैं सिर्फ पार्टिकल्स, वेव कभी भी डिस्कॉन्टिन्यूस नहीं होती है। आपको एक दुनिया में आपको एक सिंगल वेव नजर नहीं आएगी जो डिस्कॉन्टिन्यूस हो। कॉन्टिन्यूटी वेव्स का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, लेकिन यहाँ पर आपको भाई, लेकिन प्लैंक्स ने रेडिएशन को क्या मान लिया डिस्कॉन्टिन्यूस, यानी कि प्लैंक्स की बात मानने तो वे रेडिएशन को क्या मानना पड़ेगा उनको भाई पार्टिकल मानना पड़ेगा। और ये बात बिल्कुल एक तरह से बहुत वियर्ड बात थी, और स्पेशली भाई एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट के लिए तो बहुत ज़्यादा। तो भाई एक आपने नाम सुना होगा जो भाई क्या बोलते हैं रॉबर्ट मिलिकन थे। ठीक है, जिन्होंने भाई जो चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, वो जो E/m जो था वो उन्होंने पता लगाया था। ओके, तो रॉबर्ट मिलिकन जो थे, रॉबर्ट मिलिकन ने भाई उनकी इस बात को एक्सेप्ट, जिन्होंने भाई जो मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था, तो उन्होंने इस बात को भाई एक्सेप्ट नहीं किया कि लाइट क्या होती है पार्टिकल। वो कह रहे थे भाई कि प्लैंक्स की बात गलत है। ठीक है, और ये बात और भी है कि भाई जो मैक्स प्लैंक थे, ठीक है, वो पैसिफिस्ट थे। ठीक है, और भाई जो ये थे एक क्या बोलते हैं जो अल्बर्ट आइंस्टाइन थे वो पैसिफिस्ट थे, यानी भाई वो वार के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट थे हमेशा। ठीक है, किसी भी तरह के वॉर के वो अगेंस्ट थे, और वो भाई शांति को ज़्यादा तरजीह देते थे। और जो रॉबर्ट मिलिकन थे वो एक पैट्रियोटिक मिलिट्री एंथुसियास्ट थे। ओके, तो उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज में काफ़ी डिफरेंस था। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि भाई उनका जो डिस्प्यूट था वो सिर्फ लाइट वेव है कि पार्टिकल है इसके ऊपर ही नहीं था। जो उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज थी, जिन पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज से भाई वो एफिलिएशन थी उनकी, उनके रिस्पेक्ट में भी वो बहुत ज़्यादा डिफर करते थे। ठीक है, तो मिलिकन ने उनकी बात माननी नहीं कि रेडिएशन क्या होती होगी पार्टिकल, मिलिकन ने बात माननी नहीं भाई। ठीक है, तो होता क्या है, तो 1905 में आइंस्टाइन ने बात भाई ये प्रूव की कि लाइट क्या होती है पैकेट्स की फॉर्म में होती है, डिस्कॉन्टिन्यूस होती है, और उसको यूज़ करते हुए उन्होंने भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। तो 10 साल तक भाई फिर क्या हुआ, रॉबर्ट मिलिकन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज करते रहे अल्बर्ट आइंस्टाइन को गलत साबित करने के लिए। ठीक है, लेकिन 1916 में उन्होंने फिर भाई ये बात मान ली कि आइंस्टाइन ठीक हैं। ठीक है, कि आइंस्टाइन का जो एक्सप्लेनेशन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का वो बिल्कुल सही है, उसमें किसी तरह का उसमें कोई भी उसमें भाई दिक्कत नहीं है। उन्होंने ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ी। ओके, और क्या बोलते हैं भाई फिर उन्होंने, और तो कमाल की बात देखिए आप भाई कि उनके पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज उनकी डिफरेंट थी, लेकिन विज्ञान इतनी ज़्यादा भाई एक क्या बोलते हैं यूनिवर्सल चीज़ है, इतनी एब्सोल्यूट है कि उस पर दोनों को एग्री करना पड़ता है। तो साइंस के कानून की खास बात यही है कि ये आपका जो फेथ है या आपकी जो पॉलिटिकल एफिलिएशन है उससे बिल्कुल एक तरह से उनके बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं। ओके, ठीक है, तो अल्बर्ट तो भाई 10 साल तक काम करने के बाद वो बोले कि भाई आइंस्टाइन की बात सही है, और उनको फिर भाई
और आइंस्टाइन को मैं आपको बताऊं भाई नोबेल प्राइज़ से अवार्ड किया गया था, नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स 1921 में उनको उनके काम के लिए जो डिस्कवरी ऑफ द लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है इसके लिए उनको भाई क्या बोलते हैं नोबेल प्राइज़ से अवार्ड किया गया था। अब आमतौर पर लोग ये मानते हैं कि आइंस्टाइन को नोबेल मिला होगा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए, नहीं ऐसा नहीं है। उनको नोबेल क्योंकि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का उस वक्त तक भाई जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन था वो नहीं हो पा रहा था, ठीक है। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का भाई एक्सपेरिमेंटली ये चीज़ वेरीफाइड थी, ठीक है। तो इसके लिए उनको भी नोबेल प्राइज़ से अवार्ड किया गया था 1921 के अंदर। और कमाल की बात देखें, आइंस्टाइन को गलत साबित करने के 10 साल तक काम किया रॉबर्ट मिलिकन ने, ठीक है। और लास्ट में उन्होंने भाई आइंस्टाइन की जो थ्योरी थी उनको और भी ज़्यादा बेटर तरीके से सोफिस्टिकेटेड मैनर में उन्होंने आइंस्टाइन की थ्योरी को एक तरह से एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया और सही पाया, ठीक है। तो 1923 में फिर रॉबर्ट मिलिकन को भी नोबेल प्राइज से अवार्ड किया गया था, ठीक है, उनका फॉर हिज वर्क ऑन द एलिमेंट्री चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस चीज़ के लिए भाई यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और जो इलेक्ट्रिसिटी का जो एलिमेंट्री चार्ज होता है वो पता करने के लिए उनको भाई नोबेल प्राइज से अवार्ड किया गया था, ठीक है। तो ये थी भाई, ओके। तो लास्ट में भाई दोनों, तो आप समझे मेरी बात। तो आप तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि भाई प्लैंक्स की बात इतनी वीर्ड क्यों थी, क्योंकि प्लैंक्स ने लाइट को क्या माना था, पार्टिकल। और पार्टिकल्स क्या होते हैं, डिस्कंटिन्यूस। पार्टिकल्स कभी भी कॉन्टिन्यूस नहीं होते भाई, कॉन्टिन्यूस क्या होती है, हमेशा वेव, ओके। तो यहाँ से लाइट को एक तरह से ड्यूल कैरेक्टर मिल जाता है, पार्टिकल कैरेक्टर एज वेल एज वेव कैरेक्टर। कई फिनोमेना में लाइट कैसे बिहेव करती है एज वेव, कई फिनोमेना में लाइट कैसे बिहेव करती है एज पार्टिकल, ठीक है भाई। अब हम देख लेते हैं थोड़ा ट्रिक एप्लीकेशंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, भाई इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। तो भाई पहली इसकी जो मेन एप्लीकेशन वो क्या है, द फोटो सेल इन सोलर पैनल वर्क्स ऑन द लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दैट द लाइट कैन प्रोड्यूस करंट बाय इजेक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल। तो भाई सोलर पैनल्स के अंदर जो फोटो सेल्स इस्तेमाल होते हैं वो इसी प्रिंसिपल पे तो काम करते हैं कि लाइट के ज़रिए आप मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करवा सकते हो, एमिट करवा सकते हो, समझे बात। और उनसे फिर भाई उनसे करंट जनरेट किया जा सकता है, ठीक है। दूसरा आपने भाई जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होते हैं, दूसरी एप्लीकेशन क्या होती है, जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होते हैं उनके अंदर एज डिटेक्टर, आपने नाम सुना होगा ना फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स का। फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स क्या होती हैं, ये भाई बहुत सारे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स के अंदर भाई एज डिटेक्टर इस्तेमाल की जाती हैं। जब उनके ऊपर लाइट पड़ती तो उस लाइट की इंटेंसिटी को वो करंट में एक तरह से भाई कन्वर्ट कर देती है और वो करंट फिर भाई हम रिकॉर्ड करते हैं सिग्नल की फॉर्म में, ठीक है। तो फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स भी भाई जो फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स हैं वो भी इसी प्रिंसिपल पे काम करती हैं। और भाई जो केमिकल एनालिसिस होता है डिफरेंट मटीरियल्स का, डिफरेंट मटीरियल्स लाइट गिरने पर जिस तरह के फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट करते हैं उनसे उन मटीरियल्स की नेचर के बारे में पता लगता है, उनकी जो क्वालिटेटिव स्टडीज़ हैं वो करने में हेल्प मिलती है, ठीक है। और तीसरा आपका भाई जो डिफरेंट क्वांटम मैकेनिकल एनर्जी स्टेट्स होती हैं उनमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र को स्टडी करने के लिए, समझे बात। और पांचवी आपकी एप्लीकेशन है डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम गेट्स फॉर क्वांटम कंप्यूटर्स। ये भाई ये फ्यूचर में आपको देखने को मिलेंगे, ओके, इन पे काम चलने लग रहा है, ओके। तो ये थी भाई कुछ इसकी मेजर एप्लीकेशंस। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ डाउट्स हैं या कुछ आपके सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। और भाई ठीक है, तब तक मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।